बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए खैर आफियत के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान नौरीन। जी नाज़रीन, कैसा जा रहा है आज का दिन? इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है, कल इतनी ज़्यादा गर्मी थी। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और स्पेशली जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं बाइक पे, स्पेशली मैं ये बात हमेशा करती होती हूँ कि लोग जो है ना जब बाइक पे जा रहे होते हैं, अच्छा मोबाइल का इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं, बाइक भी चला रहे होते हैं, तो खुदारा इस तरह की हरकतें ना किया करें क्योंकि आपकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी कीमती है, तो रिस्क ना लिया करें। इस तरह के हादसात हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि एक्सीडेंट होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और इसके साथ ही नाज़रीन, मैं आज आपसे एक बात शेयर करना चाहूँगी। झंग के एक साबिक डिप्टी कमिश्नर हैं कुदरतुल्लाह शहाब, उनकी बुक में पढ़ रही थी, बड़ा अच्छा उन्होंने एक बात की कि उनके वालिद साहब ने उनको कहा कि आप किसी की पीठ पीछे तब बात करें जब आप उसके मुंह के ऊपर भी वो बात कहने के लायक हों। और वो उन्होंने की बात बड़ी अच्छी की कि आप जब से मैं इस बातों पे अमल करना शुरू किया तो मेरी ज़िंदगी बड़ी जो है वो आसान हो गई। हमेशा जब भी आप किसी के बारे में बात करते हैं तो इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप उसके मुंह पर भी वो बात कर सकें। एक अच्छी बात थी जो आपके साथ मैं शेयर करना चाह रही थी। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आज हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अली बुखारी साहब, जो कि कार्डिक सर्जन है चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी अख्तर रसूल फरीदी साहब, जो कि सीनियर रहनुमा PMLN और उसके साथ मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड से इनका ताल्लुक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और नाज़रीन, इसके साथ ही जो मैंने बड़ा खूबसूरत सा ड्रेस पहना हुआ है, बड़ा ट्रेडिशनल, इसके ऊपर कढ़ाई हुई है, ये है जी रीत रंग L22 का। आप उनकी बुटीक पर जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। उनकी बुटीक जो है वो मिकाइल प्लाजा गुलगश्त में है। लाजमी जाए, ईद के हवाले से बड़ी अच्छी उनके पास कलेक्शन आई हुई है और बहुत खूबसूरत ड्रेसेस हैं, लाजमी जाए विजिट करें। अच्छा जी, और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइडिया हो गया होगा कि आज हम बात करेंगे कि बच्चों में दिल की बीमारियां जो आजकल बढ़ रही हैं उस पर बात करेंगे कि किस तरह उनका इलाज किया जा सकता है, क्या उनके सिम्टम्स होते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। और साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं अख्तर साहब, इनसे भी जानेंगे कि कंटोनमेंट बोर्ड के हवाले से क्या मसाइल हैं, और ये पॉलिटिशियन हैं तो इनके हवाले से, इनकी जिंदगी के हवाले से भी जानेंगे। सर, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? गर्मियों को एंजॉय कर रहे हैं? बड़ी शदीद गर्मी हो रही है। द बेस्ट रेमेडी ऑफ गर्मी ये है कि आप उसे एंजॉय करें, वरना नहीं करेंगे तो ज्यादा गर्मी लगेगी। अच्छा, ऊपर से लोड शेडिंग, तो बस तक इतनी लोड शेडिंग हो रही है कि बंदे का जीना मुहाल हो गया। अच्छा सर, जिस तरह बच्चों की बीमारियों के हवाले से बात करें, बच्चों की स्पेशली दिल के हवाले से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? जी देखिए, जो बच्चों की दिल की बीमारियां होती है ना, ये मारूसी होती है, तो हमें पता है कि पैदाइश के साथ ही होती है। तो उसमें बहुत बड़ी रेंज, अगर मैं आपको बताऊं तो जो रियली सरप्राइज के कोई 30 से 35 डिफरेंट किस्म की बीमारियां होती हैं जो बच्चों को लाहक हो सकती हैं, जिनको हम बच्चों के दिल की बीमारी। आमतौर पर लोगों के जहन में एक ही बीमारी है जो कि आमतौर पर कॉमन है कि जी बच्चे के दिल में सुराख है, तो वो एक किस्म है। इस सुराख के साथ और भी बहुत से मसाइल हो सकते हैं। बाज़ बच्चों की नालियां तंग होती हैं, बाज़ बच्चों की नालियां उल्टी लगी होती हैं, बाज़ बच्चों की कुछ नालियां खुली रह जाती हैं जिनको बंद होना चाहिए। तो इस किस्म की ये सारी बीमारियां जो है ना, इनको हम बच्चों की दिल की मारूसी बीमारियां कहते हैं। तो वो फिर हमें उसकी तशखीस करके उसकी तरफ जाना चाहिए। जी। अच्छा, किस समझते हैं कि क्या जैसे ही दिल की मारूसी, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें खानदानी उसमें नहीं होती बीमारी लेकिन बच्चों में वो आ जाती है, उनका फिर क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह उनका इलाज किया जाता है? देखिए, जो बच्चों की दिल की कोई भी बीमारी हो, मारूसी हो या जिंदगी में किसी वजह से जो है ना वो इन्फेक्शन हो गया, दिल कमजोर हो जाता है, कुछ ऐसी बीमारियां भी हैं दिल की बच्चों के हवाले से जो कि बर्थ पे तो नहीं होती, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम किसी वक्त भी इन्फेक्शन की वजह से वो दिल जो है ना वो वीक हो जाते हैं। तो दिल की मारूसी बीमारी हो या उसके अलावा हो, दिल जो है ना आप यूं समझ लें कि वो कहते हैं ना कि पूरे जिस्म की जान है, पंप है, उसने पूरे जिस्म में सप्लाई करना है। तो अगर वो कमजोर होगा तो फिर जिस्म जो है ना वो ग्रो नहीं करेगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, जिस्म कमजोर पड़ जाएगा, दिमाग को खून नहीं जाएगा, फेफड़ों में नहीं जाएगा प्रॉपरली, जब बाकी बॉडी में नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ा सिम्टम ये होता है कि बच्चे थक जाते हैं, बच्चे सांस उनकी चढ़ जाते हैं, उनको काम करने चलने फिरने से, ठीक है, खेलने कूदने से, और बच्चे जो है ना खुराक नहीं ले पाते, ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। तो लोगों को समझ नहीं आ रही कि मेरा बच्चा खाता भी है या खा नहीं रहा और कमजोर भी हो रहा है और ग्रोथ नहीं हो रही उसकी। तो ये जो ग्रोथ का ना होना है उसकी, ये सबसे बड़ी अलामत है जो बच्चों के दिल की किसी भी बीमारी में हो सकती है।
अच्छा, इसमें मजीद भी हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या हालचाल है? ठीक ठाक हैं? कैसे पॉलिटिक्स में आना हुआ, पहले तो ये जान लेते हैं ना आपसे। मैम बस बचपन से ही, स्कूल लाइफ से ही थोड़ा सा एक होते हैं शौक चढ़ा खिदमत का, दोस्तों में कोई सुलह करवाने का, कोई ऐसी मामला, बस कुछ ऐसे आ गए कि फिर इलेक्शन वाली साइड पे मैं सबका 6 साल पहले भी एक इलेक्शन का टेस्ट किया था, उसमें मैं लूज कर गया था, लेकिन इस पर तो अब मुझे अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, तो लोगों की खिदमत कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। तो मतलब आपको बचपन से शौक था कि मैंने जो है वो सियासत में जाना है। आजकल वैसे जो सियासी सूरत हाल है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो मैम सियासी सूरत हाल तो बहुत आजकल गर्म है। तो अच्छा, इधर एक बड़ी मजेदार बात की, मैं उस टाइम पे अभी उस बात पे आई थी, कहते मैं सुलह करा अभी आप सुलह क्यों नहीं? सुलह के तो अब चांसेस ज्यादा है कि अब तो लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब सुलह कैसे कराएंगे आप? पहले ऐसे हालात होते थे कि आप वर्कर्स में और छोटे लोगों में आपस में लड़ाई होती थी। हाँ। अब जो है वो लीडरशिप में आपस में वो हो रही है, तो ये थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है हमारा पॉलिटिक्स में ना। पहले नीचे वर्कर्स आपस में लड़ा करते थे, उसकी चीजें बहुत सारी आपके, अब तो खैर लीडर्स का ये हाल है। अब लीडर्स की आपस में वो हो रही है, थोड़ा ये चेंज आया है थोड़ा सा पॉलिटिक्स में। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो इस टाइम हम मुल्क की सूरत हाल देख रहे हैं? मैम दुआ करना चाहेंगे अल्लाह पाक बेहतर करे, और जो भी क्राइसिस में है इस वक्त पाकिस्तान, तो हमारी तो ख्वाहिश है कि आज एक घंटा भी ना गुजरे और मुल्क बेहतर रास्ते पे, और इकोनॉमी और सारे मामला बेहतर हो जाए। देखिए जाहिर सी बात है, हर बंदा इस टाइम जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। अच्छा, ना चाहते हुए आपने अब सोच रहे होते हैं, आप टेंशन ना लें, लेकिन फिर भी अब जब भी आप देखेंगे कोई इस तरह की चीजें जो आपके सामने आ रही होंगी अपनी नजरों के, तो वो आपको बंदा ऑलरेडी परेशान हो जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो ये जानते हैं ना कि आप मेंबर भी हैं तो कंटोनमेंट बोर्ड के, उसके हवाले से भी हमें बताएं ना थोड़ा सा, वो सफर कैसा रहा? जी मैम, मैंने अभी यानी कि जब इलेक्शन कंटेस्ट किए हैं तो उसमें ऐसा हुआ कि हम लोगों से मिलते थे, जो साबका हमारे मेंबर थे, उन्होंने यानी कि मेरा जो वार्ड था वो महरूम था तरक्की से भी और सब मामलात से भी, तो मैं जब लोगों के पास जाता था तो लोग बड़े उनसे नालां थे, पुराने मेंबर से। वो फिर मुझे कहते थे कि आप आए, हमें आपके बारे में बड़ी तारीफ सुनी है कि आप आते हैं और लोगों के काम भी करते हैं, क्योंकि मुझे सुबह 4 बजे भी कोई कॉल करता है तो मैं उसकी कॉल मतलब आप काम करते हैं? जी काम करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 30-35 साल के जो महरूमियाँ थी मेरे वार्ड की वो भी दूर की हैं। मैंने तकरीबन तमाम वार्ड में जितनी गलियाँ, सड़कें, रोड्स, यानी कि पानी का कोई इश्यूज़ थे, टैक्सेस के इश्यूज़ थे, जो भी इश्यूज़ थे वो अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व किए मैंने। अच्छा जी। तो क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मैम कैंट में ऐसे कोई ज़्यादातर टैक्सेस के ही मामलात होते हैं, हमारे टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं, उसको हम लोगों ने जाके लेजिस्लेशन के साथ, हमारे माशाल्लाह प्रेसिडेंट कंटोनमेंट बोर्ड स्टेशन कमांडर साहब होते हैं उनके साथ, और सीईओ होते हैं उनके साथ, लेजिस्लेशन के साथ हम लोग सारे मसाइल को डील करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर जा रहा है, बहुत बेहतर है, औरों की निस्बत अच्छा एक्सपीरियंस ले रहे हैं इंशाल्लाह। अच्छा, चलें, अच्छी बात है। अच्छा, जिस तरह हम अभी ऐसे दिल की बीमारियों की बात कर रहे हैं, तो कितने साल का बच्चा हो तो उसके सर्जरी की तरफ जाते हैं? देखिए ये डिपेंड करता है कि उस बच्चे में बीमारी क्या है और इसका डिसीजन। तो कुछ ऑपरेशन है जो कि हम बर्थ के फौरन बात करते हैं। अच्छा। कि हमारे पास टाइम नहीं होता। आप ये देखें तो ना, होता है ना, हाँ, जिस तरह जैसे अभी बच्चा पैदा हुआ है तो उसके दिल में अगर सुराख है या कोई इस तरह की बीमारी है, तो वो तो छोटे बच्चे की सर्जरी करना काफी क्रिटिकल होता है। जी बहुत बहुत क्रिटिकल है। ये वजह है कि ये फील्ड डेवलप होते होते अब आके ये यहाँ पे अपनी पीक पे आया है। पहले तो एक वक्त होता था कि बच्चे पैदा हो जाते थे और फिर क्योंकि इलाज मुमकिन नहीं था तो ये बच्चे अल्लाह को प्यारे हो जाते थे। अमेरिका में 1960 के अंदर ये काम शुरू हुआ और लोगों ने मेहनत करके शुरू किया कि इससे पहले वहाँ पर भी बच्चे ये उनकी डेथ हो जाती थी। ठीक है, तो अब आप देखें कि इस 60 से लेके और ये लाइक 60 ईयर्स हो गए हैं, एंड देन वी आर एट अ पॉइंट कि जब हम बच्चों को सेफली जो है ना इवन बर्थ के बाद भी जो है ना ऑपरेट कर रहे हैं। दिस इज ड्यू टू कि हमारी एक्सपर्टीज बेहतर हो गई है, हमने सीखा काम को, फिर हमारे जो हमें गैजेट्स चाहिए वो हमने इम्प्रूव किया, हमारी ट्रेनिंग और हमारी एक्सपीरियंस, उसकी बेस पे हम ये काम करते हैं। तो जो आपका सवाल था वो ये था कि बिल्कुल
कुछ बच्चे, ये परसेंटेज कम है, लेकिन उनको इमीडिएट सर्जरी की जरूरत होती है। अच्छा, जो बाकी बच्चे होते हैं हम उनको फॉलो अप पे रख लेते हैं। अगर वो तशखीस हो गई है बर्थ पे तो हम उनको 6 महीने में ऑपरेट करते हैं, कुछ को 8 महीने में करते हैं, कुछ के हम इंतजार कर सकते हैं 1 साल तक। ये जो फैसला है ना, ये वो स्पेशलिस्ट करता है कि भाई इसको हम वेट करा सकते हैं या नहीं करा सकते, और वो सिम्टम्स बच्चे के अलामात हमें बताती हैं बच्चे के ओवर। तो यस, तो हम लोग जब बच्चे को पहली दफ़ा देखते हैं तो उसके ऊपर हम पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं कि देखें जी ये इसका मर्ज़ है, इसका मर्ज़ हम उसमें दवाइयों के ज़रिए कुछ अर्सा इलाज मतलब इंतज़ार कर सकते हैं, और जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, तो फिर इंशाल्लाह हम इसका ऑपरेशन करेंगे। लेकिन जब एक दफ़ा दिल की बीमारी तशखीस हो जाए जिसमें सुराख बहुत कॉमन है और बाकी भी हैं, और उनको सर्जन या फिजिशियन कह दे कि ऑपरेशन है, तो उसका फिर ऑपरेशन ही होना है। अब वो देर या सवेर जो है ना उसका ऑपरेशन होना है। तो इस टाइम क्या कंडीशन है अगर हम चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स की बात करें, उसकी सर्विसेज के हवाले से, और क्या रिलीफ मिल रहा है? थोड़ा सा नाज़रीन, क्योंकि बहुत दूर से लोग आए हुए होते हैं, तो काफ़ी मुश्किलात का सामना भी उनको करना पड़ता है। देखिए, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं आपको बिल्कुल सिंसियरली बता रहा हूँ कि कार्डियक सर्जरी, बच्चों की कार्डियक सर्जरी शुरू होना एक हिस्टोरिकल इवेंट है मुल्तान, साउथ पंजाब के लिए जी। और हमारा जो इस वक्त है स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम, मैं बिल्कुल एग्जेजरेट नहीं कर रहा, आप आएँ विजिट करें, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा कि अमेरिकन स्टैंडर्ड के मुताबिक, यानी अगर आप बच्चों के दिल की ऑपरेशन और इलाज करने के लिए अमेरिका जाना चाहते हैं तो ना जाएं, इधर आएं, वी विल गिव यू द सेम स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 70 से ज़्यादा ऑपरेशंस कामयाबी के साथ कर लिए हैं, और वो बच्चे शफायाब होकर अच्छे रिजल्ट्स के साथ अपने घरों में मौजूद हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, ये ऐसा था कि लोगों के लिए बड़ी परेशानी थी, बहुत ज़्यादा लोग परेशान, डिसहार्ड हो जाते थे, बहुत ज़्यादा लोग, तो जाहिर सी बात है बच्चों की डेथ हो जाती थी मौके के ऊपर। और यही सेंसिटिव मैटर था जिसने मुझे मोटिवेट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तौफीक। अमेरिका छोड़ना बड़ा डिसीजन था, हाँ। और आजकल के हालात में ज़्यादा फील होता है गया, ठीक है, लेकिन वो मकसद यही था कि आप यहाँ के हमारे अपने बच्चे, देखिए ये मेरी अपनी ज़मीन है, अपनी लैंड है, यहाँ के अपने बच्चे हमारे अपने हैं, ठीक है, तो मुझे ये हमेशा से अफसोस था कि जी इन बच्चों के लिए ये सहूलियत मैसर नहीं, कुछ होना चाहिए, कुछ होना चाहिए। और ये ऐसा मर्ज है जिसका 100% क्योरेबल है। अब देखें ना, आप बच्चे के दिल का सुराख कामयाबी से बंद करें, ये उसने ज़िंदगी भर ठीक रहना है, इंजॉय कर रहना है अपनी फैमिली, अपने इसके साथ, पेरेंट्स के साथ। लेकिन अगर यही सुराख बंद ना हुआ तो 1 साल के अंदर अंदर उस बच्चे की मौत वाक़ई हो। तो देखिए अब कितना अफसोसनाक बात है कि एक काबिल इलाज मर्ज जो 100% काबिल इलाज हो और वो हम ना कर पाए इस सदी में, ना हो पाए तो बिल्कुल। और वो तो जनाब जो हम बात कर रहे थे इसके हवाले से, तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट सर्विसेज हैं। अब हमारे पास कार्डियक सर्जरी का बेहतरीन थिएटर है जो कि मुल्तान में किसी के पास नहीं, जनूबी पंजाब में इवन। तो मैं जनूबी पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि ये वो सेंटर है जो पूरे जनूबी पंजाब को एक्चुअली कवर कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ICU है, वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट है। मैंने अपनी खुद टीम हमने तैयार की है ऑपरेशन थिएटर के लिए भी, ICU की नर्सेज को हमने ट्रेन किया है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कैथ लैब है पूरी की पूरी, हमारे पास पूरा कार्डियोलॉजी का सिस्टम है जिसमें हमारी पूरी टीम है जो कि ये काम कर रही है। तो यस, हमारे पास बहुत ज़्यादा माशाल्लाह बच्चे बहुत तादाद में आ रहे हैं, रश है बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आप विजिट, कितने बच्चों की तादाद है इस टाइम उनको दिल की बीमारियां हैं? जी, अच्छा देखिए, अगर मैं आपको एक कहते हैं ना एक साइंटिफिक डाटा दूं, वो ये है कि 1000 में से जब 1000 बच्चे पैदा होते हैं किसी जगह के ऊपर, तो 10 बच्चों को जो है वो दिल का मर्ज मारूसी हो सकता है। ये पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, ठीक है। तो अब आप ये देखें, इस आबादी को, इस साउथ पंजाब को देखें, तो हमारे पास रोजाना OPD में 100 से ज़्यादा बच्चा आता है। तो हम उनकी एको कर रहे होते हैं, हम उनकी तशखीस कर रहे होते हैं, उनको आगे प्लानिंग कर रहे होते हैं कि किन का ऑपरेशन होना है, किन का भी लेट कर सकते हैं, किन को अर्जेंट चाहिए, ठीक है। तो ये वो जगह है जो कि पूरे साउथ पंजाब को, जो इवन सिंध से मेरे पेशेंट आ रहे हैं, इवन KPK से आ रहे हैं, मेरे पास वो रिकॉर्ड है, इवन क्वेटा से मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, और वो ऑपरेट होकर खैरियत से जा सके। हम उनको मेहमान कहते हैं कि ये हमारे मेहमान हैं। जी, अच्छा, निश्तर हो गया, चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स हो गया, ये दोनों हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ से बहुत दूर से लोग वो जो है वो यहाँ पर आते हैं इलाज के लिए स्पेशली। अच्छा, जो लोग मैं समझती हूँ जिनके बच्चे बीमार हैं, जिनको दिल का मर्ज है, उनको आप प्लीज काइंडली अपना लोकेशन और अपनी चीजें जो है उनके वो कैसे आप तक पहुँच सकें, आप रब्ता कर सकें। बिल्कुल जी, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ पीट कार्डियक सर्जरी के डिपार्टमेंट में चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुल्तान के अंदर। जो मेरा डिपार्टमेंट है वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर जो नई बिल्डिंग है उसकी 3rd फ्लोर के ऊपर, अब मशहूर हो गया, सबको पता है कि जी वो दिल का जो चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में जो बिल्कुल 3rd फ्लोर, तीसरी मंजिल के ऊपर जो है नई बिल्डिंग के अंदर वो मौजूद है। आप लोग जो है ना वो अब माशाल्लाह फेमिलियर हो गए हैं, लोग वहाँ पे आ जाते हैं
और मैं ये कहता हूँ कि मेरा जो ऑफिस है ना वो सबके लिए खुला है, वहाँ पे कोई पाबंदी नहीं, ठीक है। लोग इवन विदाउट अपॉइंटमेंट आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आमतौर पर हम सोमवार वाले दिन जो है ना मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं बच्चों को, बुध वाले दिन देखते हैं, जुमे वाले दिन देखते हैं, ठीक है। लेकिन रोजाना अगर बच्चे आ रहे होते हैं तो कभी इनकार नहीं करते, क्योंकि ये एक्चुअली ऐसा मर्ज है और वालिदैन बहुत दूर से आते हैं, बहुत सफर करके आते हैं और बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि दिल के मर्ज में जो बच्चा होता है ना वो तड़प रहा होता है, और आप उसको माँ और बाप को देखें कि वो कैसे उसको लेके आ रहे हैं, तो हमें भी एहसास सारा सिस्टम ही हार्ड पे चल रहा है ना। अगर यही काम करना छोड़ दे तो फिर तो कुछ भी नहीं बचता। दैट्स द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग। आप ये सोच लेना, फिर आप पेरेंट्स को चाहिए, ठीक है, कि इस मामले में कोताही ना करें। मैंने ये भी देखा है, मैं अक्सर बच्चों बड़े प्यार से उनको गाइड करता हूँ कि देखो आपका बच्चा है, अल्लाह ने आपको ये अमानत दी है, ठीक है, तो इस सिलसिले में आप कोताही ना करें, फॉलो अप पे आया करें। हम उनको कहते हैं कि ये आपने 3 वीक्स में आना है या 1 मंथ में आना है, या इसका इलाज होना चाहिए, फौरी तौर पर हमें करना है, ठीक है। तो हमारे यहाँ कुछ जनरल ट्रेंड अच्छा कर लेंगे, अच्छा देख लेते हैं, लेकिन फिर वक्त गुजर जाता है। अच्छा, हम अपना जनरल चेकअप की तरफ भी तो नहीं जाते। हाँ, एग्जैक्टली। ये भी बड़ी हमारे यहाँ बड़े मसले हैं कि अच्छा होता है ना कि आप चलें 3 मंथ के बाद या 1 मंथ, इतना टाइम होना चाहिए कि आप अपना जनरल चेकअप जो है वो लाजमी करवाएं कि आप ठीक भी हैं, सेहतमंद हैं। तो हम लोग तो इन चीजों को भी जब एंड टाइम होता है ना फिर हम पहुंचते हैं डॉक्टर के पास। ये सेइंग है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, परहेज इलाज से बेहतर है। तो आपको बिल्कुल चाहिए कि आप अपना जनरल चेकअप कराएं, रेगुलर चेकअप्स कराएं, ठीक है। लेकिन जब एंड स्टेज डिजीज या कोई बीमारी ऐसी जो बढ़ जाती है, ठीक है, फिर आप उसके पीछे जितने मर्जी पैसे खर्च कर लें, ना सेहत आती है ना जान आती है। बिल्कुल ऐसे ही है, सेहत बड़ी जरूरी है। आपने अगर लाइफ तो अगर टाइम लिया, ऐसे ही बच्चों का हर मर्ज में ये असूल है कि जितना जल्दी इलाज हो जाए उतने जो रिजल्ट्स हैं वो बेहतर होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, आप क्या समझते हैं लोगों के क्या मसाइल हैं इस टाइम, क्या परेशानियां हैं? एक तो महंगाई का जो सूरत हाल चल रही है, बेरोजगारी भी हमारी बढ़ गई है। जो लास्ट गवर्नमेंट आई उसने जो भी वो किए प्लान्स किए वो सारी आउट ऑफ प्लान चले गए सारे मामला। अब इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट आई है हमारी, इंशाल्लाह ये गवर्नमेंट आई है, इस गवर्नमेंट ने तो बिल्कुल ही मैं कहती हूँ बंदे को पीस दिया है। राइट, बिल्कुल मैम ऐसे है। लेकिन मैं तो अभी कल शहबाज शरीफ साहब का एक और बयान भी सुन रही थी, तो वो कह रहे थे कि अभी लोड शेडिंग जो हो रही है तो मजीद आगे जो है वो लोड शेडिंग बढ़ेगी। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मतलब वो मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि लोगों तैयार हो जाओ, आगे इससे भी ज्यादा लोड शेडिंग होने वाली है। भी यानी कि पार्टी में हमें एक नारा भी दिया नया कि रियासत बचानी है, सियासत नहीं। तो उसमें बेहतर भी यही है कि हम मुल्क बचाएं, मुल्क बचेगा तो हम सब हैं। और ये जो मुहिबे वतन पाकिस्तानी बनना है, हमें थोड़ी सी मुश्किलात हैं। पाकिस्तानी भी तो तभी बनेंगे ना जब चीजें हमारी बेहतर होंगी, जब हमारा निजाम, हमारा सिस्टम, हमारी चीजें, जिस तरह अभी हम लोग, एक तो अभी आम बंदे के लिए सरवाइव करना ही मुश्किल हो गया है। जिस तरह आप बात कर रहे हैं, आपने बात की बेरोजगारी बढ़ गई है, लोग, मैं ये कल भी बात कर रही थी कि अब खवातीन जो है, पहले थोड़ा सा जैसे कुछ लोग होते हैं कि आप मांगने वाले मजबूर होते हैं, सड़कों पे निकल आते हैं, लेकिन अब बहुत सारे लोग निकल आए हैं सड़कों पे। अब आप कहीं पे भी ये नहीं देख सकते, एक मखसूस जगह होती थी लोग आ जाते थे मांगने के लिए, अब तो जगह जगह लोग खड़े हो गए हैं बाकायदा और वो मांग रहे हैं, मांगने पे मजबूर हो गए ना। ये एक अलमिया है पाकिस्तान की, देखें लोगों के ये हालात है। आने वाला वक्त इंशाल्लाह बेहतर आएगा, हम ख्वाहिश भी करेंगे और दुआ भी हमारी ऐसी है इंशाल्लाह बेहतर होगा। अभी तो बहुत सारी चीजें, अब तो मैं परेशान हो जाती हूँ। मैं तो कल भी खुद बड़ी परेशान थी कि इतने सारी चीजें, इतने हमारे मसाइल हो चुके हैं, अब उनका हल कहीं नजर नहीं आ रहा। अगर हम बात भी करें, हमारी हुकूमत भी बहुत सारी बातें कर रही होती है, पर उन बातों के अलावा प्रैक्टिकली कोई वर्क उसके ऊपर नहीं हो रहा। अच्छा, ये बताएंगे जिस तरह रोड्स के हवाले से अगर हम देखें तो रोड्स पे अभी बड़ा काम होने वाला है, उसके हवाले से क्या काम? मैम अभी रिसेंटली मरदमशुमारी हुई है, उसमें सारे वोट्स वगैरह, बल्कि मेरे इलेक्शन के बाद ही सारी मामलात वोट्स के इलेक्शन कमीशन के सेटल हुए हैं सारे। तो अभी मुल्तान में एक इलेक्शन है PP 217 का, उसके बाद फिर दिन ये सारी फाइनल होंगी लिस्टें और इलेक्शन कमीशन वाले मामलात। अभी 217 में इलेक्शन है, आई थिंक 17 जुलाई को इलेक्शन है। तो इलेक्शन की क्या तैयारियां चल रही हैं? मैम उधर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी विन करेगी इंशाल्लाह, बहुत अच्छी पोजीशन है सलमान नईम साहब की, तो उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतर। अच्छा, इलेक्शन की भी तैयारियां सारी। अच्छा, जिस तरह हम रोड की तरक्याती कामों के हवाले से बात कर रहे हैं, लोगों के बड़े मसाइल हैं, ट्रैफिक के हवाले से बड़े मसाइल हैं, चीज़ों को हम देखें उस पर आप लोगों कितना काम कर रहे हैं?
जी मैम, हमने मेरे इलेक्शन से पहले भी हम लोग जो स्टॉल्स लगते थे अवेयरनेस के, ट्रैफिक के, उसमें हम लोग बाकायदा अवेयरनेस देते थे लोगों को। ट्रैफिक एसपी, सीटीओ साहब के साथ मिल के बड़ी हमने इस पे मामलात किए हैं इन लोगों के साथ। आगे भी इंशाल्लाह जैसे हेलमेट के मामलात हैं और डोर टू डोर भी अगर हमें करना पड़े तो हम लोगों को आगाही देंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अवेयरनेस बड़ी जरूरी है अभी भी स्टिल। मैं समझती हूँ लोगों को ना एजुकेट करने की, उनको अवेयरनेस पहुंचाने की बड़ी जरूरत है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसके अलावा क्या आपके मसरूफियात रहती हैं? बस मैम बिजनेस है मेरा ट्रांसपोर्ट का, फिर प्लस कैंटोनमेंट के ऑफिस जाता हूँ लोगों के मसाइल खिदमत के लिए, और प्लस घर में सैटरडे संडे को घर में थोड़ा सा टाइम देता हूँ बस। तो कैंटोनमेंट के हवाले से कितने क्या मसाइल देखते हैं? कैंटोनमेंट के हवाले से मैम हमारा डेली बेसिस पे हम कोई ना कोई मामलात, कोई ना कोई मसाइल आए रहते हैं हमारे। जैसे आज ये जून क्लोजिंग है, इसमें थोड़े से टैक्सेस के मामलात बहुत ज़्यादा हैं लोगों के, क्योंकि जून के बाद फिर हमारा 10% और 15% उसमें रेशो वो आ जाती है, टैक्स की ऐड हो जाता है। तो रेमिटेंस के लिए फिर ये जून में हम लोगों के पास ज़्यादा थोड़ा सा रश हो जाता है, टैक्सेस लोग पे करते हैं। और उसके बाद फिर ऐसे ही तरक्की के मामलात हैं, रोड्स के, कोई मेंटेनेंस के, लाइट्स के, स्ट्रीट लाइट्स के, आजकल आपको पता थोड़ा सा उसमें भी ज़्यादा हुआ है चोरी चकारी, और हाँ, इस तरह के मसाइल बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो उसको भी देखते हैं हम लोग साथ साथ लोगों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह सही है। चले, मतलब इस पे आपके काम मसाइलों पे ज्यादा सुलह करवाने पे भी है आप। सही है, चले, अच्छी बात है। अच्छा, जिस तरह से हम तशखीस की तरफ आ जाते हैं, कोई भी ऐसे बच्चे को बीमारी हो जाती है तो किस तरह तशखीस करते हैं? बिल्कुल। अच्छा देखिए, इसमें ना सिस्टम यहाँ से शुरू होता है सिलसिला कि आपके बच्चे को दिल का मर्ज कब आप शक कर सकते हैं कि ये हो सकता है। तो पहले तो ये आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, ठीक है। उसमें ये है कि अगर आपका बच्चा पैदा हुआ है तो दो किस्म के बच्चे होते हैं। एक है वो पैदाइश के साथ नीले होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो ये नीलेपन की बीमारी होती है। तो ये भी दिल की बीमारी है। अच्छा, ठीक है। बच्चे नीले हो रहे हैं, होंठ नीले हो रहे हैं, पाँव नीले हो रहे हैं, हाथ नीले हो रहे हैं, ठीक है, आप वेट ना करें, आप फौरन जाएं। इट कुड बी एन एमरजेंसी, एक बात ये होगी। अच्छा, कुछ बच्चे होते हैं जो नीलेपन की दिल की बीमारी होती है लेकिन नीलापन नहीं होता, लेट होता है, ठीक है। तो उनमें क्या होता है कि वो बच्चे दूध जो है ना पी रहे होते हैं ना तो थक जाते हैं, उनको पसीना शुरू हो जाता है। अच्छा। दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, सांस बहुत तेजी से चलना फूलने लग जाता है। तो ऐसी सूरत में भी जो है ना आपको जो भी आपका नियर बाई जनरल फिजिशियन है, डॉक्टर है, बच्चों का डॉक्टर, उसके पास जाएं। उसे कहेंगे कि मैंने ये देखा है कि ये मेरा बच्चा दूध छोड़ देता है, ये बहुत बड़ी अलामत है। यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन नाज़रीन अभी हमने जाना ब्रेक है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, देखिए टाइम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा जी, वहीं से कंटिन्यू करते हैं बात को। हम तशखीस के हवाले से बात कर रहे थे जी। तो मैं कह रहा था कि अलामात उसके बारे में जानना सबके लिए बहुत जरूरी है, इवन पेरेंट्स के लिए भी। अगर बच्चों में ये अलामात हों तो हमें राब्ता करना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अगर आपको ये अलामात लगती हैं या डॉक्टर खुद इंडिकेट करता है कि भी हम मुझे शक है, क्योंकि एक्चुअली होता ये है कि आपका फैमिली डॉक्टर होगा, वो जनरल प्रैक्टिशनर है, वो जनरल डॉक्टर है, तो वो आपको इंडिकेट करता है कि जी मुझे बच्चों के दिल के अंदर कोई आवाजें आ रही हैं या मुझे एबनॉर्मल लग रहा है या खराब लग रहा है, तो वो आपको गाइड करेगा कि जी आप जाके स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आप रुजू करें। और जैसे हमने कहा कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हमारा पूरा सेटअप है, जिसके अंदर हम लोग सारी जो तशखीसी जितने भी जदीद किस्म की मशीनरी है वो हमारे पास अवेलेबल है। तो पहली जो तशखीस है वो शक की सूरत में पेरेंट्स भी कर सकते हैं, डॉक्टर भी करेगा, ठीक है। और फिर वो डॉक्टर और पेरेंट्स जो है ना वो बच्चे को लेके आएंगे हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग जो है ना सबसे पहला जो अल्ट्रासाउंड दिल का, जिसको हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं, एक्चुअली वो हम अपनी जबान में एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। तो जो एको है वो दिल का अल्ट्रासाउंड होता है। तो उसके जरिए हम दिल के हर चीज को हम पता लगाते हैं कि दिल में सुराख है, नहीं है, कितने हैं, कोई और कोई प्रॉब्लम है। तो ये पहला टेस्ट होता है जिससे बच्चों के दिल की मारूसी जो बीमारियां हैं उनका पता लगता है। इसके अलावा अगर हम महसूस करें तो इसके ऊपर जो है हम MRI भी दिल का करा सकते हैं अगर हमें शक हो कि ज्यादा मसला है, और हम एंजियोग्राफी भी कराते हैं बच्चों की। तो ये बच्चों की एंजियोग्राफी बड़ों के हवाले से तो आपकी मालूमात में है, लेकिन बच्चों की एंजियोग्राफी होती है और उसके जरिए हम बहुत सी चीजों की तशखीस करते हैं। तो एकोकार्डियोग्राफी
एंजियोग्राफी, MRI, CT स्कैन, ये 4 चीजें होती हैं जिनके जरिए हम बच्चों के दिल की तशखीस करते हैं। ठीक हो और फिर हम बताते हैं कि आप ये क्या मसला है और इस मसले का हल क्या है। ठीक है। अच्छा, ये भी बता दें साथ में जो आपके कौन से डेज हैं जिनमें आप चेकअप करते हैं बच्चों का, स्पेशली ताकि लोगों तक अवेयरनेस पहुंच सके। जी, मुल्तान चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हम लोग जो मेरे ऑपरेशन दिन के अलावा जो दिन है जिसमें मैं आराम से देख सकता हूँ बच्चों को, वो सोमवार है, वो वेडनेसडे है, बुध है, ठीक है, और जुम्मे का दिन है। तो ये 3 दिन होते हैं जो मैं अवेलेबल होता हूँ। बाकी दिनों में मैं ऑपरेशन में बिजी होता हूँ, हमारे ऑपरेशन बहुत लंबे होते हैं, फिर ICU में हमने बच्चों को देखना होता है, तो इन दिनों में मैं फ्रीली अवेलेबल होते हैं। और मेरा टाइम जो होता है ना वो 8 बजे से लेके 2 बजे तक जो है चिल्ड्रन हॉस्पिटल, सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक। ठीक है। एक कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है। अच्छा, ये बताएं आपकी क्या नेक्स्ट प्लान्स क्या हैं, क्या सोचा हुआ है आपने? नेक्स्ट ये जनरल इलेक्शन में MP के ख्वाहिश रखते हैं। अगर पार्टी लीडरशिप ने इस काबिल समझा तो इंशाल्लाह ज़रूर MP का इलेक्शन का टेस्ट करेंगे और मज़ीद आवामी खिदमत के जज्बे से इंशाल्लाह आएंगे हम। सही। तो कितना अर्सा हो गया आपको सियासत के साथ? मैम तकरीबन कोई 19 ईयर्स हो गए। 19 ईयर्स हो गए। जी। तो आप इसके साथ जुड़े हुए हैं? जी। सही। तो फैमिली में और भी हैं? जी, मेरे वालिद साहब को भी शौक था, वो इलेक्शन भी कंटेस्ट किया था, लेकिन मुझे थोड़ा सा ज्यादा शौक है इस बात की से खिदमत का शौक हुआ है। सही। तो मतलब आप लोगों के भी मैंने अपना जो है यहाँ के लोगों के मसाइलों को हल करना है और एक जज्बा। अच्छा, ये वैसे जज्बा हर इंसान में होना चाहिए कि आप जब लोगों के मसाइल सुनते हैं तो आप अपने मसाइल भूल जाते हैं, क्योंकि आप देखेंगे लोगों के मसाइल आपसे भी ज्यादा होते हैं। तो बंदा हाँ फिर अपने मसाइलों की तरफ देखकर मेरे मसाइल तो बड़े कम है, इस बंदे के तो मसाइल ही बहुत ज्यादा। बिल्कुल ऐसी है। तो इस तरह के लोगों के लिए अब जब आसानियां करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियां कर देते हैं। इंशाल्लाह। सही। अच्छा, ये बताएं जाहिर सी बात है पूरे साउथ पंजाब में से आपने एक ही आपको सीट मिली, तो उसके हवाले से भी थोड़ा सा हमें बताएं ना। मैम अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी वालदा की दुआ थी और अल्लाह पाक का करम था, दोस्तों की मेहनत थी। जब मैं विन किया इलेक्शन तो पार्टी लीडरशिप ने मियां शहबाज शरीफ साहब ने मुझे अप्रिसिएशन कॉल की और हमदा साहब आए मुझे यहीं पे रमादा मकामी होटल में, उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी। तो मेरे लिए ये फ़ख्र की बात थी कि मेरी लीडरशिप आई और मुझे अप्रिशिएट किया कि आपने बहुत अच्छे टाइम पे अच्छी सीट रिसीव की है। तो ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह आगे मुझे और इससे मेहनत करने का जज्बा बढ़ा और जज्बे से मैं अब खिदमत करता हूँ और इबादत समझ के करता हूँ। सही। तो कंटोनमेंट में आपको पूरा कैंट और कौन सा एरिया? कैंटोनमेंट्स के पूरा में हमारा 13 आई थिंक किलोमीटर के ना कैंटोनमेंट्स है मुल्तान का। ठीक है। तो उसी पे हमारा सारा हम खुद ही उसमें फंड रेज करते हैं टैक्सेस की सूरत में, फिर हम खुद ही उस पे यानी कि जो और ओवरऑल कॉर्पोरेशन की उससे हमारा कैंट हमेशा ही बेहतर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के मामलात हों, स्ट्रीट लाइट्स के या रोड्स के, यानी कि सफाई और सुथराई में भी। अभी रिसेंटली हम आगे बकरा ईद के लिए भी हमने जो अलाइशी होती हैं उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 7000 बैग्स रेडी हुए हैं। अच्छा। उसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और बिल्कुल साफ शफाफ होगा पूरा एरिया हमारा कैंटोनमेंट का। अच्छा जी, बकरा ईद पे। अच्छा, क्योंकि जाहिर सी बात है बकरा ईद जैसे भी आती है ना तो लोग सफाई के हवाले से लोग केयर नहीं करते, तो बहुत केयरलेस होते हैं, लेकिन बड़ा ख्याल रखना चाहिए। जाहिर सी बात आपने हाँ सही, उसके हवाले से आपकी प्लानिंग चल रही है, आपने कुछ प्लान्स किए हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, क्या शौक है आप कभी हो गए घर में कोई कुकिंग वगैरह कुछ इस तरह कभी शौक हुआ? ये लोगों को मसाइल करने का। अच्छा, घर में अगर लड़ाई हो जाए तो फिर सुलह कराते हैं कि नहीं कराते? सुलह करवाते हैं। वो बड़ी मुश्किल होती है सुलह। मुश्किल होती है क्या? आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं? खुद ही माफी मांगनी पड़ती है। अच्छा, भाभी से अगर लड़ाई हो जाए तो खुद भाभी सॉरी नहीं करती? नहीं।
देख रही है लड़ाई करते हैं, मुझे खुद ही सारी करनी पड़ती है। सही है, चलो अच्छी बात है। अच्छा ये बताएं कितने बच्चे हैं आपके? मैम 2 बेटियां हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। जी जी। तो दोनों बेटियों के साथ रहो, बाप बेटी का तो बड़ा प्यार होता है, बड़ा बॉन्डिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत वो होते हैं बेटियों का। मैम वैसे ही एक बेटियों को भी ज्यादा प्यार होता है वालिद से। हाँ बिल्कुल ऐसे ही तो बस जैसे ही घर हम जाते हैं तो वो बेटियां ऐसी होती है कि वो बाबा बाबा करके वो, यानी कि वैसी जितनी भी थकावट होती है पूरी डे की, उनको देख के वैसे आपको बड़ा सुकून मिल जाता है। बिल्कुल सुकून मिल जाता है। अच्छी बात है। तो क्या बेटियां बहुत छोटी हैं अभी? जी मैम, एक 3 साल की है बेटी, अच्छा। एक 1 साल की है। अच्छा, एक तो बहुत छोटी होगी। छोटी है। सही। तो दोनों के क्या नाम है? एक का मैम अनमता नाम है, दूसरी बेटी का नाम इरहा। अच्छा, बड़े डिफरेंट नाम है। अनमता से क्या मीनिंग है? नेमतो वाली मैम। नेमतो वाली, अच्छा माशाल्लाह। अच्छा आजकल वैसे मैंने देख ली बच्चों के ना बड़े यूनिक से नेम पेरेंट्स रखे होते हैं, बड़े प्यारे प्यारे नाम होते हैं। खुद भी हम परेशान होते हैं कि अच्छा ये कौन सा नाम है, कहाँ से आया है। तो लोग बड़े ढूंढ देते हैं, अच्छा कुछ ऐसा नया नाम रखा जाए जो यूनिक हो, जो सबको पसंद आए। थोड़ा लोग भी उस पर कहेंगे कि अच्छा ये क्या नाम रखा है आपने? ये दोनों नाम मैम मेरी वालदा ने रखे। अच्छा वालदा ने रखे हैं, वालदा हयात है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है ठीक। आज जी मजीद में इनसे चिट चैट का सिलसिला जारी रहेगा। अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वही एटन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह हम बात कर रहे थे, एक तो कोई भी इस तरह की बीमारी, दिल में सुराख हो जाते हैं या दिल का वॉल बंद हो जाना, सर्जरी की तरफ हम जब जाते हैं उसके क्या मराहिल हैं ऑपरेशन के, वो थोड़ा सा बताइए। ये बहुत जरूरी है कि अवेयरनेस हो, क्योंकि देखिए अवेयरनेस होगी तो आप उसकी तैयारी भी करेंगे। हाँ। देखिए पहला मरला तो तशखीस का है। जब हम तशखीस कर लेते हैं, ठीक है, तो फिर हम एक डिसीजन मेकिंग करते हैं कि जी हमने इसका ऑपरेशन करना है, और ये भी बता देते हैं कि ये ऑपरेशन जो है वो फॉर एग्जाम्पल हम उसमें वेट कर सकते हैं सेफली 2 महीने 3 महीने, ठीक है। उस दौरान आपने बच्चे की सेहत का ख्याल रखना है, ठीक है, और फिर आपने जो है दवाइयाँ बाकायदा इस्तेमाल करनी है। जो ऑपरेशन का मरहला है उसके अंदर भी हम 2 मराहल में उसको हम लर्न कर सकते हैं। एक ऑपरेशन का मरहला होता है और एक ICU का मरहला होता है। ये दोनों बहुत अहम है। तो आमतौर पर जो ऑपरेशन दिल के होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं, ठीक है। एक जो बाईपास पे हम जाके करते हैं जिसको ओपन हार्ट सर्जरीज कहते हैं। हाँ। दिल का सुराख जो है वो एक ओपन हार्ट सर्जरी है, जिसके अंदर हम दिल को जो है बाईपास मशीन पे डाल के पूरे बच्चे की सर्कुलेशन को, ब्रेन को, हर चीज को, दिल को हम बंद करते हैं, दिल को हम खोलते हैं, खोल के उसके अंदर जो सुराख होता है उसको हम रिपेयर करके फिर दोबारा सीते हैं पूरा दिल, और फिर हम बच्चे को जो है ना बाईपास मशीन से उतारते हैं। तो ये इसकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है कि ये एक बहुत बड़ा काम है। आप यूं समझ लें मेडिकल साइंस का एक मिराकल है, एक मौजज़ा है। आप हार्ट को बंद करके, हाँ। और फिर मशीन पे चलता रहता है जब तक कि हम काम करते रहते हैं। बच्चा जो है ना बाईपास मशीन, तो ज़ाहिर है बाईपास मशीन के हवाले से जो डिस्पोजेबल्स हैं, जो उनका सारा खर्चा है वो बहुत, इसलिए दिल के ऑपरेशन जो है ना बाकी ऑपरेशन से ज्यादा महंगे होते हैं, लेकिन ज़ाहिर जिंदगी के मुकाबले में नहीं है। 4 से 5 लाख जो है ना दिल के एक ऑपरेशन के अंदर ओपन हार्ट सर्जरी में लग जाता है। उसमें दवाइयाँ, उसके अंदर डिस्पोजेबल्स, क्योंकि ये सारा सामान बाहर से आता है, इम्पोर्ट होके आता है, ठीक है। तो वो ओपन हार्ट बाईपास सर्जरी है, इसमें हमें 3 से 4 खून की बोतलों की फौरी जरूरत होती है। तो वो भी सब पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि जी हमने ये अरेंज करनी है, ठीक है। ये वो हम लोग यहाँ पे खुदा न खासा कोई हम खरीद नहीं सकते, ठीक है। ये पेरेंट्स ने या उनके जो रिलेटिव्स हैं, दोस्त हैं, उन्होंने देना होता है, ठीक है। सो 5 दिल खून की बोतलें जरूरी हैं। ओपन हार्ट सर्जरी, जो सर्जरी का दौरानिया होता है वो तकरीबन 3 घंटे से लेके 6 घंटे, समटाइम 8 घंटे भी होता है। डिपेंड करता है कि जो बच्चा कितना दिल खराब है, उसको हमने कितना रिपेयर करना है, उसमें उतना ही टाइम लगता है। सही। तो ये जब हम करके खैर खैरियत से बच्चे को जब ICU में लेके आते हैं, तो फिर ICU में ये बच्चा जो है 7 से 10 दिन नॉर्मली रूटीन में रहते हैं ये बच्चे। हमने मशीन से उतारना होता है, तो वो बहुत हाई टेक केयर है जिसके अंदर हम बहुत विजिलेंट होते हैं, एक एक चीज का हमने ख्याल रखना होता है, ठीक है। तो वो मरहला बहुत सख्त होता है, क्योंकि ऐसा ऐसा बच्चे को हमने उतारना है, फिर उससे दिल ने कुव्वत पकड़नी है, और फिर जब बच्चा आंख खोलता है तो हम सब बहुत खुश होते हैं। वो एक लम्हा हमारे लिए जो है ना वो बहुत खूबसूरत होता है। और जब बच्चा माँ की गोद में जाता है और फिर डिस्चार्ज बनता है, तो आपको अंदाजा नहीं है कि हम बस कहते हैं जन्नत में हम आ गए। तो ये चीजें मेहनत है ना, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हम दिन रात अलर्ट होते हैं, दिन रात हम सो नहीं सकते। तो डॉक्टर्स के ऊपर भी एक प्रेशर होता है, जाहिर सी बात है कि अपने बच्चे की लाइफ को बचाना है, और पेरेंट्स की बड़ी उम्मीदें होती हैं। बिल्कुल। और यही वजह है कि इसमें डॉक्टर नहीं है। आप देखें पूरे पाकिस्तान में 8 से 10 स्पेशलिस्ट हैं जो कि बच्चों के दिल के ऑपरेशन कर सकते हैं, और उनमें से भी 2 या 3 हैं जो कि जैसे मैं अमेरिका से ट्रेनिंग लेके आया। तो ये बहुत बड़ा हसास काम है, जिम्मेदारी ज्यादा होती है, लेकिन ज़ाहिर इसी में
ही अल्लाह ने सेहत भी रखी है, अल्लाह ने जिंदगी भी रखी है। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और यही वजह है कि इंसान और जानवरों में ये फर्क है कि इंसान अपनी नस्ल को बचाने की कोशिश करता है। बिल्कुल ऐसे, और खुदा ने उसको तौफीक दी। अच्छा, फिर ट्रेनिंग्स के हवाले से भी आपसे बात करेंगे। तो आप ट्रेनिंग्स भी आप मजीद जिस तरह जिद्दत आती जा रही है हर चीज में, टेक्नोलॉजी में आपकी, उसके हवाले से भी थोड़ा सा हमें बताइए। बिल्कुल, देखिए वही ना कि ये वो जैसे मैंने अभी कहा ना कि डॉक्टर कम है, क्यों कम है? क्योंकि इसकी जो ट्रेनिंग है वो उतनी ही सख्त है, उतनी लंबी है। तो अगर मैं आपसे कहूँ तो आप ये एग्जैजरेट नहीं हो कि मुझे 20 साल लगे हैं इस पॉइंट तक पहुंचने में। यानी मैंने अपनी जिंदगी का जो प्राइम टाइम था 20 साल ग्रेजुएशन के बाद मैंने इस चीज को सीखने में गुजारा और अब उस स्टेज पर आया हूं जहां मैं हिफाजत से महफूज तरीके से उस चीज को डिलीवर कर सकता हूं। तो 20 साल दिन रात मेहनत, पाकिस्तान में मैंने काम किया, लाहौर में काम किया, फिर मैं इंग्लैंड में काम किया, फिर मैंने अमेरिका में काम किया। ठीक है, तो वो इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत जर्नी है, एक जर्नी है। तो मैंने एक्चुअली इसका नाम दिया होगा इस जर्नी को ना, जर्नी ऑफ हीलिंग लिटिल हार्ट्स। तो ये वो सफर है जो कि छोटे बच्चों के दिल के अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये सफर जारी है। और अब इस सफर में आप भी जैसे हमारा हम सफर हो गए, आई एम रियली थैंकफुल टू रोहित चैनल। देखिए ये बहुत अवेयरनेस बहुत जरूरी है। जब तक कि आपको अवेयरनेस नहीं होगी ना, ठीक है, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो कोलैबोरेशन जरूरी है, मिल के काम करना जरूरी है। जैसे कि ये हकीकत है कि ये बहुत बड़ा काम है, बिल्कुल ऐसे ही गवर्नमेंट इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, तारे जमीन पर ट्रस्ट इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, बाकी लोग कर रहे हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स? जी मैं बिल्कुल, ये देखिए ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट है। बहुत से कम लोग अभी इससे वाकिफ हैं, क्योंकि हम आराम से इसमें काम में लगे रह गए और अब हम इस काबिल हो गए हैं कि हम लोग जो है ना लोगों को बताएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अवेयरनेस फैलाएं। ठीक है, सब जॉइन, दिस इज अ टीम वर्क। देखिए इसके अंदर अमेरिका में भी हमने ये देखा था, ये नहीं है कि अमेरिका में ये ऑपरेशन जो है ना सिर्फ गवर्नमेंट कराती थी, बेसिकली कम्युनिटी के सारे लोग इसमें शामिल होते थे, वो अपना हिस्सा मिलाते हैं, मिलके चलते हैं, फिर जाके ये बड़े बड़े काम होते हैं। इसमें हमें फंड्स की जरूरत होती है, डोनेशंस की जरूरत होती है, इसके अंदर हमें खून की जरूरत होती है बच्चों के, तो हर चीज जो है वो हर चीज की जरूरत होती है और इसमें हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत होती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने और बहुत सारी अवेयरनेस हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाई। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में। और इसके साथ ही नाज़रीन अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और गेस्ट मौजूद होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, रोही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं जी मोहम्मद जफर इकबाल साहब, जो कि तहसील फोकल पर्सन पोलियो प्रोग्राम से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। अच्छा जी नाज़रीन, आपको पता है कि पोलियो एक जो है वो बड़ी खतरनाक बीमारी है, उससे लड़ने के लिए सब फाइट कर रहे हैं। इस टाइम हमारी गवर्नमेंट भी, हेल्थ के हवाले से डिपार्टमेंट जितने भी हैं वो भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। आज इनसे बात करेंगे जो पोलियो मुहिम है उसके हवाले से क्या क्या तैयारियां चल रही हैं, और साथ ही जानेंगे कि ये क्या बीमारी है और किस तरह हो सकती है, क्या रीजन है, उसके हवाले से इनकी टीम्स जो है वो किस तरह रोल प्ले कर रही हैं। सर सबसे पहले तो पोलियो के हवाले से जान लेते हैं ना कि इस टाइम कहाँ कहाँ मुहिम जारी है और क्या क्या तैयारियां हो रही हैं। जैसा कि इस वक्त आपको पता है कि पोलियो मुहिम इस वक्त हमारे साउथ पंजाब की अगर बात की जाए तो उसके 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे पोलियो की मुहिम इस वक्त जारी है। 27 से ये मुहिम का आगाज हुआ था, जिसमें डीजी खान हमारा शामिल है, डीजी खान के सिलेक्टेड यूनिट काउंसिल्स हैं वो शामिल हैं, और इस तरह अलैया की सिलेक्टेड यूनिट काउंसिल हैं वो इसमें शामिल हैं। ये उन अजला में कराने का बेसिक मकसद ये है कि जहाँ पे पोलियो के वायरस की सर्कुलेशन ज्यादा होती है, इसलिए उन अजला में कराया जाता है। और इस वक्त मुल्तान की अगर बात की जाए तो मुल्तान इस कैंपेन का हिस्सा नहीं है। लास्ट टाइम मई में हमारी कैंपेन हुई थी, अब इंशाल्लाह सितंबर में हमारी नेक्स्ट कैंपेन जो मुल्तान में होनी है वो होगी। अच्छा, वो मुल्तान में होगी। फिर उससे इसके अलावा कहाँ कहाँ इस टाइम आपकी जो कैंपेन है वो चल रही है? इसके अलावा पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में इस वक्त लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और अजला में ये कैंपेन जारी है। 27 की जो कैंपेन है, सही 3 रोजा कैंपेन होती है इसमें, और इसके बाद 2 दिन कैचअप की होती हैं, जिसमें जो बच्चे कतरा पीने से रह जाते हैं उन 2 दिनों के अंदर उन बच्चों को कतरे पिलाए जाते हैं। आपके समझते हैं इस टाइम केसेस कितने केसेस हैं इस वक्त? जो टोटल पूरे पाकिस्तान में 2022 में केसेस की तादाद 11 हैं, और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में पोलियो का कोई केस 2022 में रिपोर्ट नहीं हुआ। ये 11 के 11 केसेस KPK के साउथ वजीरिस्तान से रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा, थोड़ा पोलियो के हवाले से भी अभी मैं समझती हूँ बहुत अवेयरनेस की जरूरत है। पोलियो के बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल से बताइए कि पोलियो कैसी बीमारी है, ये कैसे अटैक करती है?
पोलियो बेसिकली एक वायरस से फैलने वाली बीमारी है। तो जब वो वायरस इंसान के अंदर, किसी बच्चे के अंदर मुंतकिल होता है तो वो पोलियोमाइलाइटिस डिजीज उसको होती है। ये पोवर हाइजेनिक कंडीशन जहाँ पे भी हो, जिस इलाके में पोवर हाइजेनिक कंडीशन, सफाई की सूरत हाल जहाँ पे नहीं होगी, तो बच्चे के स्टूल के अंदर इसका वायरस बेसिकली मौजूद होता है। अच्छा, जो बच्चा स्टूल करता है उस बच्चे के स्टूल के अंदर वो वायरस मौजूद होता है। अगर मैं जैसे आपका एग्जांपल देते हैं कि एक माँ ने, बच्चे ने स्टूल किया और उसके माँ ने उसके स्टूल को है ना साफ किया, उसके बाद उसने अपने हाथ नहीं वॉश किए प्रॉपर साबुन के साथ, फिर उसी हाथ के साथ जब उसने खाना बनाया है तो वो वायरस उस खाने में जाएगा, उससे जो भी बच्चा उसको इस्तेमाल करेगा तो उस बच्चे के अंदर वो वायरस चला जाएगा, फिर उसको जाके वो डैमेज करता है। इसकी सेंसिटिविटी हम इसलिए कहते हैं कि अगर खुदा न खास्ता किसी भी बच्चे को पोलियो की बीमारी हो जाती है तो इसका अनफॉर्चुनेटली कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। बचाव के लिए भी जो इस वक्त वर्ल्ड लेवल पे प्रिवेंटिव मेजर्स जो यूज हो रहे हैं वो यही है कि वैक्सीनेशन है। तो इसलिए हर कैंपेन में मेनली हम जो टारगेट करते हैं, जो सर्वेज हैं, वो यही बताते हैं कि जो ज्यादा इससे असरअंदाज होते हैं या जो हमारे पास केसेस हैं वो लेस देन 5 इयर्स बच्चों के होते हैं। अच्छा। तो इसलिए कैंपेन में भी हम लेस देन 5 इयर्स बच्चों को टारगेट करते हैं और उनको पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। सही। तो इस टाइम कितनी टीमें आपकी काम कर रही हैं? इस वक्त अगर मैं अपनी तहसील लेवल पे बात करता हूँ तो हमारे पास 344 टीम्स काम करती हैं। ठीक है। हमारी तहसील शुजाबाद में जो हमारा टारगेट होता है लेस देन 5 इयर्स बच्चों का, वो 1,30,804 बच्चों का टारगेट होता है, जिसमें हमने वो 3 दिन में टारगेट कवर करना होता है। फिर उसके दौरान अगर कोई बच्चे रह जाते हैं कतरा न पीने की वजह से तो उसको फिर हम अगले 2 दिन में कवर करते हैं। तो इस 1,30,804 के टारगेट को अचीव करने के लिए हमें 344 टीमें वहाँ पे डिप्यूट की हुई हैं जो घर घर जाकर बच्चों को कतरे पिलाती हैं। इसके अलावा जितने भी हमारी हेल्थ फैसिलिटीज होती हैं, जितने हमारे बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, जितने हमारे रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, इसके अलावा हमारे THQ हैं, वहाँ पे भी हमारी टीमें डिप्यूट होती हैं। जो बच्चे वहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ इलाज मुआवजे के लिए आए होते हैं तो वहाँ पे टीमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा रेलवे स्टेशन हैं, बस स्टैंड्स हैं, तो वहाँ पे भी हमारी टीमें काम कर रही होती हैं ताकि जितने भी मैक्सिमम लोग हमारे जहाँ पे मूवमेंट पैटर्न है वहाँ पे लोग जा रहे हैं तो हम उसको कवर अप कर सकें। सही। अच्छा, क्या समझते हैं किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है आपको जब टीम्स भी जा रही हों और लोग कोऑपरेट करते हैं? लोग, जहाँ तक हमारे पंजाब लेवल की बात की जाए तो वहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह कोऑपरेशन लेवल बहुत अच्छा है। अवेयरनेस की कैंपेन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। यहाँ पे हम लोगों को मोबिलाइज भी करते हैं। कैंपेन से पहले पूरा महीना हम उसकी कैंपेन की डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़, हेल्थ सेशन करा रहे होते हैं, कम्युनिटी अवेयरनेस सेशन करा रहे होते हैं। इस तरह हमारी मास्क हैं वहाँ पे अनाउंसमेंट कराई जा रही होती हैं। इस तरह मुख्तलिफ हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, लोकल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ये सारे कलेक्टिव एफर्ट होती है, सारे मिलकर इस पे एफर्ट लगाते हैं तो इसकी अच्छी सी मोबिलाइजेशन से फिर वो मैक्सिमम लोगों को हम कवर कर पाते हैं। सही। तो आप समझते हैं कि लोग कोऑपरेट करते जी हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ये टीम्स जो घर घर जाती हैं वहाँ उनको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसका मैं जवाब दूंगी। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी, मेरा नाम उज़मा है। जी जी, क्या कहना? मैं मुल्तान से बात कर रही हूँ। जी उज़मा। मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है कि बच्चों को जो ये पोलियो की शिकायत होती है, इनके अलामत क्या होती हैं? अलामत क्या होती हैं? ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। जी मैडम ने पूछा, इसमें ये होता है कि उसका अगर इनिशियली बच्चे के अंदर स्टूल सैंपल जाता है तो उसके किसी भी टांग में, बाई टांग या उसकी दाई टांग, इसमें वीकनेस फील हो सकती है, बाजू में वीकनेस फील हो सकती है। तो ये इनिशियल इसकी अलामत होती हैं। उसके बाद अगर इस तरह के प्रॉब्लम के साथ कोई भी बच्चा आता है कि वो खड़ा होने में या मूव करने में प्रॉब्लम हो रहा है, उसको अचानक ऐसा हुआ है कि अगर उसको मूव करने में प्रॉब्लम हो रहा है कि वो खड़ा नहीं हो सकता या इजीली चल नहीं सकता, उसका कोई भी बाजू का कोई हिस्सा अचानक पैरालाइज हो गया है या काम करना छोड़ गया है, तो इसके हमें हमारा जो डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस यूनिट है यहाँ पे मुल्तान में, हमारे उस पे नंबर्स हैं, उस पर कॉन्टैक्ट करके उनको बता सकते हैं। फिर वहाँ पे हमारी एक टीम होती है जो उस बच्चे का जाके वहाँ पे सैंपल लेते हैं, स्टूल के सैंपल लिए जाते हैं। अच्छा। फिर उस बेस पे उसका डिसीजन लिया जाता है कि अदर उसके अंदर पोलियो का वायरस मौजूद है या नहीं है। ठीक है। इनिशियली यही होता है कि अगर कोई वीकनेस, जिस्म के किसी हिस्से में भी वीकनेस फील हो रही है, खासकर बच्चों में कि उनको चलने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या इस तरह का इशू हो रहा है, तो उसको हम बता सकते हैं। उसका हम डायग्नोस ये नहीं कर सकते कि वो पोलियो है, उसकी हम फिर सैंपलिंग करते हैं, फिर सैंपलिंग के बेस पे इसकी टेस्टिंग होती है, फिर उसके बाद इसका डिसीजन होता है। ठीक है। ये फौरन फैल सकता है
मतलब एक से अगर एक को है तो उससे दूसरे बच्चे में मुंतकिल हो सकता है। बिल्कुल, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि मतलब ये फौरन दूसरे बच्चे को भी लग सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक अगर आप किसी बच्चे ने वहाँ पे स्टूल किया है और उसको उसकी माँ ने उसको साफ किया, फिर वहाँ से वो वायरस और दूसरे घर में भी मुंतकिल हो सकता है, फिर दूसरे बच्चे में मुंतकिल हो सकता है। सही, तो इसके कोई ट्रीटमेंट नहीं है? जी बिल्कुल, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर किसी भी बच्चे को एक दफ़ा पोलियो की बीमारी हो जाती है तो इसका फिर आगे कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो इसलिए हम बार बार यही लोगों को ताकीद करते हैं कि जब भी हमारी पोलियो की कैंपेन चल रही होती है तो इसमें आपके 5 साल से कम उम्र जितने भी बच्चे हैं उनको वैक्सीनेट जरूर करवाएं और हमारी टीम्स के साथ ताउन करें। अच्छा, जो आपकी लास्ट मई में जो आपकी कैंपेन चली उसके हवाले से भी हमें बताइएगा कि किस तरह वो कैंपेन कामयाब रही, लोगों में अवेयरनेस कितनी पहुंची, आपकी कितनी टीम्स जो हैं वो काम कर रही थी? जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो शुजाबाद की बात करें तो वहाँ पे हमारे 1,30,800 बच्चों का टारगेट था, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने 100% वो टारगेट लास्ट कैंपेन में अचीव किया। हमारी टीम्स डोर टू डोर जाती हैं, वहाँ पे जाके बच्चों को वैक्सीनेट करती हैं। फिर इन टीम्स को चेक करने के हमारी एक डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजमेंट टीम होती है, वो उसको चेक करती है। इसके अलावा जितने भी पार्टनर इदारे हैं हमारे WHO, यूनिसेफ, उनके मॉनिटर्स भी होती हैं जो इनकी टीम्स को जाके चेक करते हैं ताकि हम उस काम की क्वालिटी को चेक कर सकें कि आइदर वो टीमें जो इलाके उनको असाइन किए जाते हैं, हर टीम को 3 दिन का इलाका असाइन कर दिया जाता है कि आपने ये 3 दिन में डे 1 में आपने ये इलाका करना है, डे 2 में ये इलाका करना है, डे 3 में ये आपने इलाका करना है। और उसकी प्रॉपर डेली बेस पे मॉनिटरिंग हो रही होती है। डिफरेंट एंगल से गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी इसको चेक कर रहे होते हैं और इस तरह हमारे जितने पार्टनर इदारे हैं जिसमें यूनिसेफ है, WHO है, उसके लोग भी इसको प्रॉपर जो है वो चेक कर रहे होते हैं। और फिर इसकी शाम को हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब इसकी इवनिंग मीटिंग को भी वो खुद चेयर करते हैं और इसका डेली बेस पे मीटिंग फीडबैक लिया जाता है, जिसकी वजह से इस काम की जो है ना क्वालिटी में बेहतरी आती है। सही। अच्छा, वैक्सीन के हवाले से भी जानना चाहेंगे कि जब वैक्सीन अब लग जाती है, मतलब कतरे पिला दिए जाते हैं, तो उसके बाद इसका अटैक होने का खतरा जो है वो कितना कम हो जाता है? कोई भी वैक्सीन है, अगर आप हमारी प्रिवेंटिबल डिजीज जितनी भी हैं उसके अगेंस्ट जो भी वैक्सीन हम दे रहे हैं, अगर वैक्सीन देने के बाद ये इंश्योर नहीं कर सकते कि हम 100% उसको डिजीज नहीं होगी, वो डिजीज हो सकती है, उसके चांसेस मौजूद होते हैं। ठीक है। तो इसमें जी हो सकती है, उसके चांसेस मौजूद होते हैं। ये नहीं है कि 100% वो बच्चा सेफ हो गया, लेकिन उसमें जो सर्वेस बताती हैं यही है कि अगर कोई बच्चा वैक्सीनेट हो गया है तो उसमें उस बीमारी के होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। तो कितने टाइम बाद जो है वो आपको, जैसे अभी आपने कतरे पिला दिए हैं, तो फिर कितना टाइम जो है वो लग जाएगा और उसके बाद जो है आपको दोबारा? इसमें हमारा प्रोवेंशियल EOC है जो इसको डिसाइड कर रहा होता है। वहाँ पे हमारे कंसल्टेंट होते हैं कि कितने मंथ के बाद कैंपेन्स की जरूरत होती है, वहाँ पे कैंपेन कराई जानी है। जैसे मैंने बताया आपको, मई में हमारी लास्ट कैंपेन मुल्तान में हुई थी। अब इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि सितंबर में हमारी नेक्स्ट कैंपेन यहाँ पे होगी। सही। तो डिपार्टमेंट के हवाले से जो हेल्थ है उसके वो किस तरह चल रहा होता है, थोड़ा उसकी फैसिलिटीज क्या, स्टाफ के हवाले से भी जानना चाहेंगे ना, स्टाफ को क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही होती हैं? स्टाफ को फैसिलिटीज इसमें जैसे आपको बताया कि इसमें जो हमारी कैंपेन होती है ये टोटली इसको WHO फंडेड होती है। इसमें जितना भी हमारे लोग काम करते हैं, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजमेंट टीम और इसके अलावा जितनी भी हमारी टीम्स काम कर रही होती हैं, ये सबको WHO की तरफ से इसका इंसेंटिव दिया जाता है। 5 डेज का जो प्रोग्राम होता है उसके अगेंस्ट उनको प्रॉपरली उसका इंसेंटिव दिया जाता है। सही है। तो आप क्या देखते हैं आजकल वैसे बच्चों में बहुत ज्यादा बीमारियां तो आजकल बहुत ज्यादा फैल रही हैं, आजकल किस तरह की बीमारियां जो है वो ज्यादा हैं? इस सिनेरियो में तो इस वक्त जैसे अभी हमारा कुर्बानी का सीजन भी चल रहा है, इसमें अपना जो टिक्स हैं वो ज्यादा डेंजरस हैं, जो कांगो वायरस है, तो इससे बचाव वही करना चाहिए हमें। जो जितने भी जानवर हैं उन पे टिक्स छोटे छोटे वो दाने छोटे छोटे वो एक किस्म का जरासीम होता है, उसके ऊपर वायरस होता है बल्कि उसके ऊपर लगा होता है। अगर किसी भी जानवर के ऊपर लगा है तो उसको वहां से रिमूव कर देना चाहिए। तो करंटली जो इस वक्त बकरा ईद के हवाले से कांगो वायरस है उससे बचने की एहतियाती तदाबीर यही है कि इस तरह के अगर जानवर हैं तो उनसे वो रिमूव कर देना चाहिए। हाँ, सही है। अच्छा, जिस तरह पोलियो प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं, थोड़ा इसके हवाले से भी हमें बताइएगा कि अभी साउथ पंजाब में इस तरह कोई केस नहीं आया? पूरे पंजाब में 2022 में कोई केस नहीं है इस वक्त पोलियो का। 11 केसेस पूरे पाकिस्तान से रिपोर्ट हो चुके हैं और साउथ वजीरिस्तान के भी केस हैं। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो पंजाब है वहाँ पे पोलियो का कोई केस 2022 में रिपोर्ट नहीं हुआ। सही। तो ये भी एक अच्छी बात है कि यहाँ पर काफी हद तक जो है पोलियो जैसी बीमारी पर जो है वो काबू पाया जा रहा है, क्योंकि खतरनाक जैसा बता रहे बच्चा तो पैरालाइज हो जाता है ना बिल्कुल, और चलने फिरने से महरूम हो जाते। इस तरह के काफी बच्चे भी हमने देखे जो जिनको पोलियो हुआ और आज तक वो बेचारे जो है वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। बिल्कुल।
अभी पेरेंट्स को कितना एजुकेट करने की जरूरत है, उनको कितना अवेयरनेस उनको देनी चाहिए? खासकर जो रूरल एरियाज हैं वहां पर ये मैसेज कन्वे करने की जरूरत है। जैसे मैंने बताया आपको कि अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे को भी पोलियो की ये डिजीज हो जाती है, वो पोलियो मेलाइटिस का शिकार हो जाता है, तो वो उम्र भर के लिए माजूर हो जाता है। तो देखें ना, पूरी फैमिली के लिए वो एक किस्म का बर्डन है। उसको लुक आफ्टर करना, उसको सारी उसके मामलात तय करना, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं। अगर हम बीइंग पेरेंट्स सोचें, अगर आप हमारा बच्चा कोई खुदा न खास्ता पैरालाइज हो जाए तो उसको कितना पूरी फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो इसका सिर्फ ट्रीटमेंट के वे में हमने यही बताते हैं कि प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पर जब भी हमारी टीम्स आती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, देखें कितना अच्छा इकदाम किया गया है कि लोगों को रूरल एरियाज हैं, हमारे फ्लडेड एरियाज हैं, हम थ्रू बोट भी वहां पे जाकर उन बच्चों को अप्रोच करते हैं कि लोगों को हर किस्म की फैसिलिटी दी हुई है कि अगर वो ट्रैवल करते हैं तो हमारे बस स्टैंड पे भी वहां पे टीम्स मौजूद होती हैं। अगर वो हॉस्पिटल विजिट कर रहे हैं तो वहां पे भी हमारी टीम्स बैठी हुई हैं उनको सर्विसेज देने के लिए। और जहां अगर वो घर में बैठे हैं तो चाहे उनका घर जितना भी दूर है, जोन से इलाकों में भी वो बैठे हैं, वहां पे हमारी टीम जाके कतरे पिलाती हैं। जब गवर्नमेंट लेवल पे इतना ज्यादा काम हो रहा है तो लोगों को भी चाहिए कि हमारी टीम्स जब वहां पे जाती हैं तो उनको अच्छे तरीके से वेलकम करें और उनके साथ कोऑपरेट करें और अपने तमाम बच्चों को वैक्सीनेट करें। जब तक ये बच्चे वैक्सीनेट नहीं होते, अगर किसी एक बच्चे में भी पोलियो वायरस जाने का चांस होता है तो हमारी कम्युनिटी उससे महफूज नहीं होती। अच्छा ये बताएं, जिस तरह टीम्स होती हैं, जाहिर सी बात है आजकल बड़े लोग फेक भी टीम्स बनाकर लोग घरों में चले जाते हैं, तो इस तरह टीम्स को भी बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है ना। स्पेशली लोगों के रवैये बड़े सख्त होते हैं। लोग जिन्हें घर घर जाकर आपने टीमों को एक टारगेट दिया होता है कि इस घर में जाना है, बड़ी एक एफर्ट होती है पूरी टीम की। तो इस तरह के जो रवैये सामने आते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही हो, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमारी कैंपेन जब भी होती है तो उससे 1 मंथ बिफोर हमारी जो है सोशल मोबिलाइजेशन एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती है। हमारा सोशल मोबिलाइजेशन का एक प्लान होता है। हमारी लेडी हेल्थ वर्कर्स जो इस मुहिम का लाजमी हिस्सा होती हैं, जो इस प्रोग्राम में बच्चों को वैक्सीनेट करती हैं, वो अपनी अपनी कम्युनिटी में जाकर वहाँ पे सेशंस करती हैं कम्युनिटी के साथ और फिर उनका अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के साथ एक अच्छा लिहाज़ान डेवलप होता है। वो तमाम फैमिली के लोग उनको जानते हैं कि मतलब जिस तरह आप फेक की बात कर रही हैं तो इस तरह का कोई सीन नहीं होता, क्योंकि वो सारी कम्युनिटी उनके जानने वाली होती है कि ये वही बाजी हैं जो हमें लास्ट टाइम इसके बारे में बता कर की गई थी, तो अब ये कतरे पिलाने के लिए आ रही हैं, तो इसलिए उनको वहाँ पे इस तरह का रिफ्यूजल का सामना नहीं करना पड़ता। चलिए मजीद भी इनसे जानेंगे राजी, लेकिन अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन वही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ गेस्ट हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर तैमूर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि DTHO मुल्तान से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में। अच्छा सर, अभी हम बात कर रहे थे पोलियो के हवाले से, पोलियो की मुहिम की तैयारियों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? मुहिम की तैयारियों का ये है कि लास्ट हमने कैंपेन मई में की थी मुल्तान में, 23 मई से लेकर 27 मई तक। उसमें हमारा रिजल्ट काफ़ी अच्छा था, जो कवरेज थी वो लास्ट कैंपेन से काफ़ी हमने इम्प्रूव की थी। जो हमारा बेंचमार्क होता है 0.75, उसमें हमारा 0.57 आया था। हमारे मार्केट सर्वे भी सही गए थे, LQS भी हमारे हुए थे, सारे पास हुए थे। और उसके लिए अब कैंपेन, चूंकि हमारी SNID अब आजकल हो रही है कुछ जिलों में नहीं था, तो हमने उसके लिए ये प्लान किया, क्योंकि मुल्तान एक एपी सेंटर है, इसमें से पॉपुलेशन मूव करती रहती है। जैसे वजीरिस्तान में बताया होगा डॉक्टर साहब ने कि पहले केसेस पॉजिटिव आए 11, तो वजीरिस्तान की KPK की पॉपुलेशन यहाँ से मूव करके कराची जाती है, बलूचिस्तान से पॉपुलेशन आती है, तो एपी सेंटर है। तो उसको हमने कंट्रोल करने के लिए HRMP पॉपुलेशन होती है हमारी, हाई रिस्क मोबाइल पॉपुलेशन जो होती है, तो उसके लिए हमने 2 दिन की स्पेशल एक कैंपेन की थी 23-24 जून को। तो उसमें हमने ना सिर्फ पोलियो कतरे पिलाए, जो बल्कि जो इंजेक्शन फॉर्म में हमारे पास IPV होती है पोलियो, वो भी हमने बच्चों को लगाया, ताकि हमारे पास जो अगर उधर से आ रहा है, बच्चे आ रहे हैं, मूव कर रही है पॉपुलेशन, तो हमारी लोकल पॉपुलेशन में वो वायरस ना फैले। तो उसके लिए हमने ये स्पेशल कैंपेन किया। ठीक है। अच्छा, फिर अभी डॉक्टर साहब से बात भी हो रही थी कि कांगो वायरस जो है वो भी बहुत ज्यादा इस टाइम जो है, क्योंकि कुर्बानी वाली ईद भी आने वाली है, उसके हवाले से भी काफी तैयारियां चल रही हैं, उसके हवाले से भी थोड़ा सा बताइए क्या है ये वायरस? ये वायरस चूंकि टिक्स होते हैं जो जानवरों पर पाए जाते हैं, उनमें वायरस होता है जो इंसानों पर
फैलता है और एक इंसान से दूसरे इंसान पर फैलता है, जिसकी वजह से बुखार, फ्लू वही सिम्टम्स होते हैं, साथ इसमें रैशेस पड़ जाते हैं, खून निकलना शुरू हो जाता है, जो डेंगू के भी हमारे पास अक्सर सिम्टम्स होते हैं। तो इसके लिए डिस्ट्रिक्ट ने ये किया है कि जिधर जिधर हमारे पास मंडियां लग रही हैं उधर हम एक मेडिकल कैंप लगा रहे हैं, वहाँ मास्क प्रोवाइड करेंगे, अवेयरनेस लोगों को देंगे कि आए खुले तीनों वाली शर्ट्स ना पहने, फुल क्या नाम है ब्राइट कलर्स ना पहने, लाइट कलर्स पहन के आए, ताकि वो टिक्स जहां भी हो तो रिमूव कर सकें। इसी तरह लाइफ स्टॉक भी हमारे साथ इन्वॉल्व है इस सारी एक्टिविटी में, वो स्प्रे करेगा जिधर जिधर मंडियां हैं और हम उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे कि अगर कोई सस्पेक्ट केस आ रहा है तो उसको हम कवर कर सकें। सही। तो अब जिस तरह स्पेशली बच्चे होते हैं, बच्चे तो बिल्कुल भी एहतियात नहीं करते ना, वैसे कोई जानवर इस तरह का कोई आ भी जाता है, अगर आपने वहां से तो घर में आ जाना, उसके बाद बच्चों को क्या आप कहेंगे कि वो किस तरह एहतियात कर सकते हैं? वो एहतियात ये कर सकते हैं कि जब जानवरों के पास जाए तो मास्क पहने, उनके पेरेंट्स उनको ये एजुकेट करें कि जब भी जानवर को हाथ लगाना है मास्क पहने, जब फिर बकरा ईद आ जाएगी, गोश्त बनाएंगे और गोश्त बांटेंगे तो वो मास्क इस्तेमाल करके डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इससे काफी एहतियात हो सकती है। अच्छा, डेंगू के हवाले से भी थोड़ा सा हमें बताएं कि डेंगू के ऊपर कितना काम किया जा रहा है? डेंगू के ऊपर आजकल बहुत ज्यादा काम हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इसको इनिशिएटिव उनका यही है मेन कि डेंगू हमने नहीं फैलने देना, क्योंकि प्री मानसून सीजन है, बारिशें हुई हैं, नेक्स्ट वीक आ रही है, तो उसमें हर 3 दिन बाद सीसीएम होती है, कैबिनेट की मीटिंग होती है, वो सीएम साहब खुद लेते हैं, तो उसमें ये है कि जितने भी हमारे हॉटस्पॉट्स होते हैं हम उनको विजिट करते हैं और डेंगू पे जितनी भी टीम्स हैं हम डेली एक्टिविटीज करते हैं। अभी तक हमने मुल्तान में कोई डेंगू का पॉजिटिव केस नहीं है, लार्वा निकल रहे हैं लेकिन हम उसको वहीं तल्फ कर देते हैं। सही। अच्छा, जैसे पोलियो के हवाले से बात करें, जो तहसील शुजाबाद की जो उन्होंने बात बताई, मुल्तान के हवाले से भी जानना चाहेंगे कितनी टीम्स हैं, कितना स्टाफ काम कर रहा है? मुल्तान जो पूरा डिस्ट्रिक्ट है उसमें 1041 टीम्स है, जो अगर सिर्फ मुल्तान सिटी की बात की जाए उसमें हमारे पास 543 टीम्स है। तो इसमें टीम्स में हमारे पास कंपोजिशन यही होते हैं, एक हमारा यूसीएम होता है, यूनियन मेडिकल ऑफिसर जिसे बोलते हैं, उसके बाद एरिया इंचार्ज होते हैं, फिर टीम्स होती हैं और उसमें अल्लाह का शुक्र है अब वो यूज टू भी हो चुके हैं, लोगों में अवेयरनेस भी है, कहीं कहीं इश्यूज होते हैं तो हमारे साथ अलाइड पार्टनर्स मिलकर कवर करवा देते हैं। आप क्या समझते हैं लोगों का रवैया भी किस तरह होता है अगर लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे होते तो? कुछ जगहों पर इश्यूज आते हैं लेकिन हम लोकल इन्फ्लुएंसर्स से खुद जाके, कहीं कहीं पुलिस की बहुत कम जरूरत पड़ती है लेकिन अक्सर वो लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अच्छा, मुल्तान में एज सच कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो पोलियो के हवाले से भी बताइएगा, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, उससे भी जानना चाहेंगे कि पोलियो कितना खतरनाक मर्ज है? पोलियो जी बहुत खतरनाक मर्ज है, ये एक फैटल जिसे डिजीज कहते हैं कि इससे बंदा मर भी सकता है। तो इसमें यह है कि वैसे तो बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जिसमें बुखार नजला होकर खत्म हो जाता है, लेकिन अगर पैरालिसिस हो जाए जिसे फालिज कहते हैं वो हो जाए और उसके बाद अगर आपकी सांस की जो पट्टे हैं उसमें फालिज हो जाए तो बंदा मार भी सकता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि आप पोलियो कतरे पिए और ये ट्रीटेबल नहीं है, प्रिवेंटेबल है जिसे कहते हैं। वैक्सीन अवेलेबल है और इस वैक्सीन का कोई नुकसान नहीं है, हर कोई ले सकता है, बल्कि हम जब हज वगैरह पे उम्रा करने जाते हैं बड़े भी वही कतरे पीते हैं तब हम नहीं कुछ कहते, लेकिन जब जहां हमारी टीम्स जाती हैं तब थोड़ी सी रेजिस्टेंस देखने में आती है। लेकिन हम जिस बाहर के मुल्क में जाते हैं वही वैक्सीन हम बड़े शौक से पी रहे हैं, पहले मुझे पिला दें, पहले मुझे पिला दें। जाहिर सी बात है। अच्छा, ये वैक्सीन बड़ों की किस तरह वैक्सीन की जाती है? जैसे अभी बता रहे हैं बच्चों को तो आप कतरे पिलाते हैं, तो बड़ों में किस तरह वैक्सीन? बड़ों में भी यही कतरे पिलाए जाते हैं, बाहर जाते हैं, वो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग इम्यूनाइजेशन हो जाती है इससे। ठीक है, मतलब बड़ों में भी ये चांसेस हो सकते हैं। हाँ जी। हाँ। अच्छा, वायरस के हवाले से भी जो है ये खाने पीने से तो नहीं है, जस्ट आपका जो है जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे स्टूल से जैसे इसका वायरस फैलता है? अगर फूड वो जो आप खाना है वो कंटेमिनेट हुआ हो, वो उसके साथ स्टूल का, जैसे हाथ धोकर लोग काम नहीं करते, बाहर के जर्म्स होते हैं, तो उस खाने से भी फैल सकता है। अच्छा, कंटेमिनेट अगर हुआ हुआ है, वो उससे इफेक्ट हुआ है उस स्टूल से, वो उसने हाथ नहीं धोए, गंदी जगह पर है, इसलिए सफाई इसके लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, जिनको ये बीमारी हो जाती है पोलियो का सॉरी पोलियो का मर्ज जिनको हो जाता है, वो लोग किस तरह अपना ख्याल रख सकते हैं? देखिए, उनको क्या करना चाहिए? उनको फिजियोथेरेपी ही रह जाती है, लेकिन इसको वही मैंने बताया ट्रीटेबल नहीं है, प्रिवेंटेबल है। इससे बेहतर है कि आप उस मर्ज में जाएं, क्योंकि लाइफ लॉन्ग माजूरी है,
तो उससे बेहतर ये है कि आप उसको पहले ही प्रिवेंट कर लें, और ये प्रिवेंट की जब जा सकती है जो डिजीज, तो उसको प्रिवेंट करना ही हमारे पास ऑप्शन है, ट्रीटेबल नहीं है। सही। तो टीम्स के हवाले से भी जानना चाहेंगे कि टीम्स को क्या क्या ट्रेनिंग किस तरह दी जाती है? अच्छा, टीम की ट्रेनिंग स्टार्ट में हमारे पास पहले मास्टर लेवल पे ट्रेनिंग होती है, मास्टर ट्रेनर्स होते हैं जिसमें DDHOs होते हैं, DHOs होते हैं, सबकी ट्रेनिंग होती है। फिर उसके बाद हम ट्रिकल डाउन ट्रेनिंग करते हैं। ट्रिकल डाउन में हम UCMOs, एरिया इंचार्ज की ट्रेनिंग करते हैं। फिर UPAC होती है यूनियन लेवल पे, जिसपे हम लोकल का नाम है नंबरदार, नाज़िम है, उनकी ट्रेनिंग्स भी साथ, ताकि उनका भी इन्फ्लुएंस लाए। इमाम मस्जिद भी होता है उसमें, फिर वो ट्रेनिंग्स देते हैं। ये काफी लंबा प्रोसेस है, तकरीबन 2 वीक्स की ट्रेनिंग्स ही सिर्फ होती हैं। ठीक है, इसमें मजीद भी बात करेंगे। नाज़िम, अभी हमने जाना ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, रही 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पोलियो पर आज हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ये एक तो वैक्सीन के हवाले से भी जानना चाहेंगे कि वैक्सीन कितनी सेफ है? वैक्सीन सेफ्टी का ताल्लुक है तो हमारी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद में एक लैब है, वहाँ से ये बाकायदा चेक होने के बाद हमें जो यहाँ पे जो मिलती है वैक्सीन डिस्ट्रिक्ट स्टोर से, फिर ये डिस्ट्रिक्ट स्टोर से फिर ऑनवर्ड हमारी तहसील स्टोर में जाती है, फिर तहसील स्टोर से ऑनवर्ड टीम्स के पास जाती है, फिर ये लोगों को पिलाई जाती है। तो एज सच इसकी सेफ्टी में किसी किस्म का कोई इशू नहीं है, 100% सेफ है, इसमें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। तो लोगों में मुख्तलिफ किस्म की रूमर्स होती हैं कि ये सेफ नहीं है, हाँ। और इसमें मुख्तलिफ किस्म के ये कंट्रासेप्टिव्स के लिए यूज होती है, तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है इसमें। अल्हम्दुलिल्लाह 93 से पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जा रहे हैं, तो इस तरह का कोई केस सामने नहीं है, और ये लैब से टेस्टिफाइड होने के बाद लोगों के बच्चों को दी जाती है। तो इसमें ऐसा कोई अंसर मौजूद नहीं है जो लोगों को नुकसान दे सके। इसके अलावा इसका एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है, उसको मेंटेन करना पड़ता है। नॉर्मली ये +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जात होता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए जब हमारी टीम्स जाती हैं तो हमारे पास प्रॉपर एक स्टैंडर्ड वैक्सीन कैरियर होते हैं जिसके अंदर आइस पैक मौजूद होते हैं। आइस पैक होते हैं, वो आइस पैक उसके अंदर रख के फिर उसके अंदर वैक्सीन रखी जाती है, ताकि जब ये दूर दराज इलाकों में जहां हमारी टीम्स जाती हैं तो उन बच्चों तक पहुंचने तक उसका टेम्परेचर जो हमारा है +2 से +8 तक मेंटेन रहे। क्योंकि +2 से अगर नीचे चला जाएगा टेम्परेचर तो तब जाके ये जो है ना उसको नुकसान तब भी नहीं देती है इसमें। फिर ये है कि उसकी वो प्रॉपर जो हम उससे क्वालिटी लेना चाह रहे हैं, जो बेनिफिट हम उससे रिसीव करना चाह रहे हैं, वो प्रॉपर बेनिफिट उससे रिसीव नहीं होती अगर उसका टेम्परेचर +2 से नीचे चला जाता है या +8 से ऊपर चला जाता है। तो उसके मेंटेनेंस के लिए जैसे मैंने बताया स्टैंडर्ड वैक्सीन कैरियर्स में लेकर हमारी टीमें प्रॉपर उसके आइस पैक उसके अंदर मौजूद होती हैं, उस आइस पैक के अंदर फिर वैक्सीन रखी जाती है, उस स्टैंडर्ड वैक्सीन कैरियर में फिर बच्चों तक पहुंचाई जाती है। तो फिर इसका एक प्रॉपर मॉनिटरिंग चेकअप भी होता है कि जो भी हमारी टीम डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट टीम होती है वो उसको चेक करने के लिए जा रही होती है। इस तरह पार्टनर इदारे हमारे साथ WHO, यूनिसेफ के लोग हैं, वो भी इसको चेक कर रहे होते हैं। तो हर एंगल से इस कैंपेन की क्वालिटी को मॉनिटर किया जा रहा होता है। जितनी भी टीम्स हैं वहाँ पे जाकर फिर उनकी जो कोल्ड चेन हम उसको बोलते हैं वो भी जाके चेक करते हैं कि रूरल इलाके में जब वो टीम गई हुई है तो हमारे मॉनिटर्स भी वहाँ उसी इलाके में जाकर वहाँ पे जाके चेक करते हैं फिर उस वैक्सीन का जो टेम्परेचर है वो इस वक्त मेंटेन है या नहीं है। तो जो SOPs के मुताबिक वैक्सीन हमने सुबह उनको दी थी, क्या उन्होंने उसको इस हालत में मेंटेन किया हुआ है या नहीं किया हुआ। तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं होती, तो हमारी वैक्सीन जो है 100% सेफ है। ठीक है, मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग डर जाते हैं, डर के मारे भी अपने बच्चों को जो है ना इस तरह की वैक्सीन की तरफ या पोलियो के कतरे नहीं पिला रहे होते, कुछ हो ना जाए, लेकिन ये सेफ है। अच्छा, जिस तरह बहुत सारे ऐसे देही इलाके भी हैं जहाँ पर अवेयरनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है, वहाँ पर भी आपके प्रोग्राम्स किए जाते हैं? जी बिल्कुल, उधर भी प्रोग्राम किए जाते हैं, बल्कि वहाँ हमारे पास दही इलाकों पे LHWs, LHSs होती है, वो अपना नेशनल प्रोग्राम भी कर रही होती हैं, और मैक्सिमम ही हमारे पास जो इन्वॉल्व होती हैं वो LHWs होती हैं, तो उनका काफी इन्फ्लुएंस होता है दही इलाकों में। तो वो भी जाकर उनको अवेयरनेस देती हैं कि इस वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो उनको भी ये पता है कि ये टेम्परेचर हमने मेंटेन करना है। और इवन हम भी डिस्ट्रिक्ट मॉनिटर्स हैं या अलाइड पार्टनर्स हैं, हम दूर दराज इलाकों में खुद मॉनिटर करने इसको जाते हैं कैंपेन को। हम भी ये चेक करते हैं कि आया कि वो जो कूलर उनके पास जाए, जैसे हम वैक्सीन कैरियर, आम लफ्जों में हम कूलर भी कह देते हैं, जो वैक्सीन कैरियर जो मौजूद है उसमें आइस पैक्स टोटल क्वांटिटी में मौजूद हैं, वैक्सीन खराब तो नहीं हुई। क्योंकि अगर वैक्सीन खराब होती तो नहीं है, लेकिन उसकी एफिकेसी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो हम ये इंश्योर करते हैं कि वो वैक्सीन ठीक हो। तो बाकी ये जो है रूरल एरिया का जहां तक आपने जिक्र किया है, वहां
नो डाउट थोड़ी सी रेजिस्टेंस होती है, लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस आती जा रही है क्योंकि लोग मूव करते जा रहे हैं सिटीज की तरफ। तो उधर हमने स्पेशल ये LHW से काम करवाते हैं ताकि उनका पहले भी इन्फ्लुएंस होता है, वो घर घर जा सकती हैं और जाकर वहाँ औरतों को ये ट्रेनिंग देते हैं, समझाते हैं कि क्या नाम है, वैक्सीन का कोई नुकसान नहीं है, आप अपने बच्चों को पिलाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान में कोई ऐसा इशू नहीं होता। अच्छा, जो न्यूली बॉर्न बेबीज होते हैं उनको भी फौरन पोलियो के कतरे पिलाए जाते हैं? जी बिल्कुल, जब न्यूली बॉर्न बेबी होते हैं उनको BCG, हेपेटाइटिस की बैच डोज और पोलियो के कतरे हम अपने सेंटर्स जो भी हैं उधर हर सेंटर पे हमारे BHUs अवेलेबल हैं, RHCs हैं जो रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं और बुनियादी सेहत मरकज जो होता है उसमें हमारे पास अवेलेबल होते हैं, हम उसको पिला देते हैं। इसके अलावा हमारे पास रूटीन में वैक्सीनेटर्स हमने रखे हुए हैं जो रूटीन वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं और वो पोलियो के कतरे कैंपेन के अलावा भी पिला कर आते हैं, पिला रहे होते हैं। ठीक है, तो कितने साल के बच्चे हों और उनको जो है वो पोलियो के कतरे पिलाने? 5 साल की उम्र तक पोलियो के कतरे पिलाने चाहिए जी। ठीक है, और उस अरसे में अगर वो नहीं पिया बच्चे ने कोई भी, तो फिर क्या करना चाहिए? अगर उस अरसे में नहीं किया तो ये तो नेग्लिजेंस है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के, लेकिन ऐसे नहीं होता। हम हर मंथ जो है वो हम उस एरिया में जाते हैं, क्लस्टर्स लेते हैं, चेक करते हैं कि आया कि इसमें 10 घर जो हैं इस एरिया में 10 घर में से कोई ऐसा बच्चा मिस तो नहीं हो गया। वो 30 डेज तक तो 0 डोज हो सकता है। 0 डोज ये होता है कि जिसने कोई कतरा कोई वैक्सीन ना लगाई हो, सही कि आया कि वो है कि नहीं। हर कैंपेन में भी हमारे पास ये चेक करते हैं कि कोई 0 डोज कैलकुलेट करते हैं। फिर जो बच्चे रह जाते हैं उसमें वो 1 मंथ से कम ही होते हैं क्योंकि वो उसका राउंड अगले महीने लगना होता है, सही, तो वो उसमें हम फिर उसको पिला देते होते हैं। अच्छा, जिस तरह अगर किसी बच्चे को पोलियो का खतरा हो तो कौन सा हिस्सा जिस्म का ज्यादा हिस्सा होता है जो मुतासिर हो सकता है? देखिए, लोअर लिम्स से स्टार्ट होता है। लोअर लिम्स, अपर लिम्स मतलब पाँव, बाजू, कोई भी हिस्सा उसका पैरालाइज हो सकता है। ठीक है, तो इसमें यही एहतियात करनी चाहिए कि आपने कतरे, अगर आपको शक है कि कतरे हॉस्पिटल वालों ने पिलाए हैं नहीं पिलाए, तो उसको पिला देना चाहिए। फिर हम कैंपेन के दौरान एक और चीज करते हैं, हम फिंगर मार्किंग करते हैं। फिंगर मार्किंग अक्सर मिटती तो नहीं है, लेकिन अगर मिट भी जाए तो हमारी पॉलिसी ये होती है कि अगर फिंगर मार्किंग मिट गई है, हमने दूसरा राउंड किया है, तो हम दोबारा से उसकी फिंगर मार्किंग अगर नहीं हुई दोबारा से कतरा पिलाएंगे क्योंकि उसका नुकसान कोई नहीं है। तो इस तरह मिस नहीं होना चाहिए बच्चा। अच्छा, आप ट्रेनिंग की बात कर रहे थे उस टाइम, हम लोग ट्रेनिंग में तो कितना टाइम लग जाता है कि जब आपने अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देनी होती है, जो भी आप जिस तरह आपके साथ लोग अटैच होते हैं, टीम डिपार्टमेंट से आपके साथ अटैच होते हैं, तो कितना टाइम लग जाता है ट्रेनिंग में? देखिए जी, सुबह 9 बजे से हम स्टार्ट करते हैं। एक दिन की जो पर डे ट्रेनिंग होती है 4-5 बजे तक ट्रेनिंग हम देते हैं और उस ट्रेनिंग में हमने एक स्टॉल मेथड भी कर ली है स्टार्ट। स्टॉल मेथड का मतलब ये है कि ना सिर्फ हम एक मल्टीमीडिया पे लगा कर बता देते हैं, स्टॉल मेथड का मतलब ये है कि हमने कम्युनिकेट कैसे करना है जाकर। वो एक हम स्टॉल लगा देते हैं, उसमें एक को हम बना देंगे, कोई पेरेंट्स बना देंगे और उसके साथ वो जाकर कम्युनिकेट कैसे करेंगे। ये स्टॉल मेथड भी हमने अब यूपैक में शामिल कर लिया है ताकि लोगों की पर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स या इंटर कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी थोड़ी सी तवज्जो दी जा सके। हाँ, सही। और समझते हैं कि जिस तरह से ये ट्रेनिंग का जो हिस्सा बनते हैं तो लोग भी इसमें जो है वो अपना कॉपरेट करते हैं या नहीं? जी बिल्कुल करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, नंबरदार, नाजिम, इमाम मस्जिद, वो भी इवन अनाउंसमेंट, मॉस्क अनाउंसमेंट्स भी हम करते हैं, तो वो प्रॉपर पोलियो के लिए शामिल होते हैं, सारे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अच्छा, जब जो है वो पहला केस जो है वो कब रिपोर्ट हुआ था पोलियो के हवाले से? तक पाकिस्तान में 93 में ये कैंपेन लॉन्च की गई है। जो पाकिस्तान में जो केस रिपोर्ट हुआ है वो गालबन 92 में इसका आउटब्रेक हुआ है, तो उस वक्त से 93 में यह कैंपेन लॉन्च की गई थी यहाँ पे, जो हाउस टू हाउस पोलियो के कतरे जो पिलाए जाते हैं बच्चों को। तो पूरी दुनिया में जो है पोलियो जो है वो बहुत ज्यादा हुआ। इस वक्त जो है 2 कंट्रीज हैं जहाँ पे पोलियो के केसेस आ रहे हैं, जहाँ पे पोलियो के वायरस मौजूद है, उसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान शामिल हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया से पोलियो रेडिकेट हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली 2 मुल्क ऐसे रह गए हैं जहाँ पे पोलियो का वायरस मौजूद है और वहाँ पे पोलियो के केसेस भी आ रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक 2022 में तो सूरत हाल बेहतर है। लास्ट टाइम 2021 में भी पंजाब में कोई केस नहीं था, सिर्फ एक केस बलूचिस्तान से रिपोर्ट हुआ था और 22 में अभी इस वक्त तक वजीरिस्तान से केस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन पंजाब से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इसमें अल्टीमेटली यही है कि हमारे मैसेज जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यही होता है
कि प्रिवेंटिव है, ये प्रिवेंटिव डिजीज है, इससे प्रिवेंट किया जा सकता है। उसका सिर्फ जो वे है वो यही है कि जब भी हमारी पोलियो की कैंपेन हो तो इसमें लेस देन 5 ईयर्स जितने भी बच्चे हैं उनको पोलियो से बचाव के हिफाजती जो खतरे हैं वो जरूर पिलाए जाएं, क्योंकि इसका एक दफा अगर किसी भी बच्चे को खुदा न खास्ता हो जाती है तो इसको फिर ट्रीट नहीं किया जा सकता। सही है, ऐसे खतरनाक बीमारी है तो जब आप पैरालाइज हो जाते हैं तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है चीज़ों को हैंडल करना। अच्छा, इसके अलावा हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह पोलियो जैसी बीमारी हो जाती है तो इसके अभी पूरे यहाँ पर जनूबी पंजाब के अलावा और कौन से शहर हैं जहाँ पर अभी ये केसेस सामने आए हैं? इस वक्त पंजाब में कोई केस नहीं है, मैंने जैसे बताया, लास्ट टाइम 2021 में भी कोई केस नहीं था। 2020 में केसेस थे पंजाब के, जैसे डीजी खान है, बहावलपुर है, वहाड़ी है, वहाँ पे केसेस थे पोलियो के, लेकिन 2021 और 2022 में पंजाब में कोई केस इस वक्त पोलियो का मौजूद नहीं है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने आपको बताया कि यहाँ पे हमारी अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी एफर्ट है पूरे मैकेनिज्म के साथ, यहाँ पे फ्रॉम ट्रेनिंग लेवल से अप टिल हमारी कैंपेन तक अच्छे तरीके से पहले लेवल पे लोगों की ट्रेनिंग कराई जाती है, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, फिर उसके बाद जाके ये कैंपेन लॉन्च की जाती है, फिर उसके आउटकम ज़ाहिर बात है बहुत अच्छे तरीके से आते हैं। जितने भी हमारे खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई रिफ्यूजल्स हैं तो वहाँ पे उनको लोकल इन्फ्लुएंसर से हेल्प आउट लेके हम वहाँ पे जो पटवारी हजरात हैं, वहाँ पे नंबरदार हैं, या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर जितने भी वहाँ पे हैं, तो उनकी सपोर्ट लेके फिर वहाँ पे हम कवर कर सकते हैं। अगर इस तरह का कोई रिजिड किस्म का बंदा भी होता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ इसमें कोऑपरेट करती है, तो हम थ्रू सिक्योरिटी भी फिर उसको हम कवर कर रहे होते हैं, ताकि यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा बच्चा लेस देन 5 ईयर ऐसा ना हो जो घर पे मौजूद हो और वहाँ पे वो कतरे ना पी सके, क्योंकि अगर कोई एक बच्चा भी रह जाता है तो वायरस के सर्कुलेशन के चांसेस मौजूद रहते हैं कि इसी बच्चे से वायरस वो सर्कुलेट कर पूरी कम्युनिटी में कर सकता है, फिर वो उससे पूरी इफेक्ट होती है। तो इसलिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म के तहत पूरा प्लान बनाया जाता है। तो अराउंड अबाउट ये 15 डेज कैंपेन के हमारे पास 5 डेज होते हैं, उससे 10 डेज बिफोर जितनी भी प्री कैंपेन एक्टिविटीज हमारी चल रही होती हैं। इस पर मजीद भी हम बात करेंगे नाज़ी, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा, जिस तरह पोलियो पर हम बात कर रहे हैं, डेंगू पर भी थोड़ा सा उसके हवाले से भी जानना चाहेंगे कि डेंगू के क्या सिम्टम्स होते हैं? देखिए जी, डेंगू जो फैलता है एक मच्छर है जिसको एडिस इजिप्टाई कहते हैं, उस मच्छर से फैलता है। अब वो मच्छर जो काटता है इंसान को तो उससे आपको फीवर हो सकता है, जो आम सिम्टम्स है उन उसके साथ आपके सर में दर्द शुरू हो सकता है और बुखार हो सकता है। बुखार हो गया उसके बाद, ये तो है सिंपल जिसे डेंगू फीवर बोलते हैं। इसमें एक होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर, उसमें ये होता है आपके नाक मुंह कान से खून निकल सकता है, तो ये खतरनाक बात होती है। तो इसके लिए यही है कि जैसे अब मानसून सीजन आ रहा है, उसके लिए आप लोग शाम को बाहर ना निकलें, फुल शर्ट्स पहने और इस तरह नेट्स करें, मॉस्किटो रिपेलेंट्स इस्तेमाल करें, तो इससे हो सकता है। और उसके अलावा आप पानी ना खड़े होने दें। ये मच्छर जो है जो एडिस इजिप्टाई है, ये इसका जो लार्वा है ये साफ पानी में नचुरमा पाता है। तो इसमें यह है कि आपके घर में जैसे गमले हैं, कूलर का आजकल सीजन है, तो रोजाना पानी चेंज करें। सही, पानी कहीं खड़े ना होने दें। हमारी टीम्स हर घर में जाती हैं, आपके भी हो सकता है घर में आई हो, तो वो आती रहती है डेंगू की टीम्स, तो वो हर घर में जाती हैं, तो वो यही सबको अवेयरनेस दे रही हैं जगह जगह जाकर कि पानी ना खड़े होने दें। और कहीं पानी में खड़ा हुआ मिलता है तो हम वो पानी तल्फ करवा कर चेंज करवाते हैं। इसी तरह आउटडोर एक्टिविटीज हैं, ये इंडोर हैं। आउटडोर में हमारे पास ऑप्शंस होता है कि हम उन पे FIR भी दे सकें अगर वो कंप्लायंस नहीं कर रहे, कहीं से लार्वा मिलता है। तो अगर कहीं से हमें लार्वा मिलता है तो हम फौरन उस जगह को सील करके उसकी FIR देते हैं और उसको ये कहते हैं कि पानी ना खड़ा होने दें। सही। ताकि जो मरीज होते हैं इस पर जिनको डेंगू का शिकार हो जाते हैं, फिर उनको कोई वैक्सीनेशन वगैरह उनकी भी नहीं, वैक्सीनेशन नहीं है इसकी जी, ट्रीटमेंट है। वैक्सीनेशन जो होती है वो ज्यादातर वायरल डिजीज की होती है, ये एक वायरल डिजीज नहीं है। तो उसके लिए क्या कहते हैं, आप इसके लिए बिस्तर में वार्ड, आइसोलेशन वार्ड बना हुआ है, वहाँ ट्रीटमेंट बहुत अच्छे तरह से हो जाती है इसकी। तो इसमें भी यही है कि अगर जितनी हम कोई प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, प्रिवेंशन कर सकें, और प्रिवेंशन इसमें की जा सकती है। आप पानी नहीं खड़ने देंगे तो लार्वा नहीं बनेगा, लार्वा नहीं होगा तो बड़े होकर मच्छर नहीं बनेगा। या अगर लार्वा है तो उसको हम उसी वक्त, हम जैसे हमारी टीम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं, तो हम मच्छर को बड़े ही नहीं होने दे रहे, उसी लार्वे को हम तल्फ कर देते हैं।
ठीक हो गया। अच्छा, जिस तरह हम आपकी अभी पोलियो मुहिम जो है वो स्टार्ट सितंबर में आप बता रहे थे, सितंबर में स्टार्ट होने वाली, तो उसके हवाले से क्या प्लान्स किए जा रहे हैं? अभी उसके हवाले से हमारी सबसे पहले जैसे मैंने बताया था आपको भी कि पहले माइक्रो प्लानिंग होती है, हमारा एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होती है कि हम उसके टारगेट सेट करते हैं यूनियन काउंसिल लेवल पे कि जितनी भी हमारी यूनियन काउंसिल हैं, जैसे 131 यूनियन काउंसिल पूरे डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में हैं, तो हर यूनियन काउंसिल लेवल पे उसकी माइक्रो प्लानिंग की जाती है कि वो कौन सा तरीकेकार होगा जिसके तहत हमें जितने भी टारगेट हमें दिए गए हैं वो टारगेट हमने कैसे अचीव करने हैं। तो इसका प्रॉपर यूनियन काउंसिल लेवल पे एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिसमें उसका ये होता है कि उस यूनियन काउंसिल की लेस देन 5 ईयर्स कितने बच्चे हैं जो उस यूनियन काउंसिल में होते हैं जिसको हमें टारगेट करना होता है, उस यूनियन काउंसिल्स में कितने स्कूल मदारिस हैं जहाँ पे लेस देन 5 ईयर बच्चे हैं जिनको जाके हमारी टीम वैक्सीनेट करेंगी, उस यूनियन काउंसिल में हमारी हाई रिस्क मोबाइल पॉपुलेशन कितनी है, फिर उसके लिए दरकार लॉजिस्टिक जो उसकी डिमांड होती है कि हमें ये बच्चे कवर करने के लिए कितनी वैक्सीन रिक्वायर्ड होगी, कितने हमें ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगा और कितने हमें उसके लिए वैक्सीन कैरियर और बाकी सामान उसके लिए चाहिए होगा। तो इसका प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट माइक्रो प्लान तैयार किया जाता है यूनियन काउंसिल लेवल पे। उसका एक हमारा यूनियन काउंसिल मेडिकल ऑफिसर होता है जो कि अपना माइक्रो प्लान हमारे स्टेक होल्डर से मिलकर वहाँ पे वो तैयार करता है। उसको तैयार करने के बाद फिर इसकी बाकायदा वैलिडेशन होती है कि वो प्लान जो उन्होंने बनाया है इस काम को करने के लिए क्या वो ठीक है या नहीं है। वो हमारी मॉनिटर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मैनेजमेंट की जो टीम होती है वो उसको चेक करती है, हमारे डिस्ट्रिक्ट पार्टनर स्टाफ जो हमारे साथ होता है, WHO, यूनिसेफ के लोग, वो जाके उसको चेक करते हैं। एक डेस्क रिव्यू उस पर जाके चेक करते हैं कि वो पेपर जो बनाया गया है क्या वाकई वो ठीक है या नहीं है। इसके अलावा फिर फील्ड में जाके उसको फील्ड में वैलिडेट भी किया जाता है कि जो उन्होंने वहाँ पे घर लिखे हुए हैं कि इतने घर इस यूनियन काउंसिल में हैं और इतने स्कूल इस यूनियन काउंसिल में हैं, तो वो वाकई इतने घर या स्कूल उस यूनियन काउंसिल में मौजूद हैं या नहीं है। फिर उसकी प्रॉपर एक मैपिंग होती है, हर टीम के पास उसका प्रॉपर रूट मैप होता है, किस तरीके से उस टीम ने मूव करना है डेली बेस पे। उसका प्रॉपर रूट मैप का एक पैटर्न होता है कि फलां घर से उसने स्टार्ट करना है और उसके बाद उसने ब्रेकअप टाइम में कहाँ पे बैठना है, फिर उसके बाद ब्रेक के बाद उसने कैसे काम शुरू करना है, फिर काम जिस टाइम क्लोज करना है तो वो किस घर पे जाके क्लोज करना है, ताकि फिर नेक्स्ट डे भी उसको पता हो कि नेक्स्ट डे उसने फलां घर से स्टार्ट करना है। तो ये चीजें उस टीम के पास उसका प्रॉपर रूट मैप भी मौजूद होता है। ठीक है। तो इसको जाके हमारे वैलिडेटर चेक करते हैं। चेक करने के बाद अगर उसमें किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इशू, किसी किस्म की कोई चीजें ऐसी होती हैं जिनको इम्प्रूव करने की जरूरत होती है, वो फिर उनको रिकमेंडेशन बना के देते हैं कि अभी स्टिल आप इन चीजों को जाके इम्प्रूव करें। फिर उसको इम्प्रूव करने के बाद दोबारा उसको रिवैलिडेट किया जाता है। जब रिवैलिडेशन होती है फिर जाके उसको फिर डिस्ट्रिक्ट को उसकी रिपोर्ट की जाती है कि इस यूनियन काउंसिल ने अपना माइक्रो प्लान पोलियो का अपना कंप्लीट कर लिया है, अब ये यूनियन काउंसिल रेडी है कि कैंपेन में इसको शामिल किया जाए। तो इस तरह का एक पैटर्न होता है। फिर उसके बाद जाके हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं। तो इस वक्त करंटली हमारी क्योंकि सितंबर में कैंपेन है तो हमने वो माइक्रो प्लानिंग की एक्टिविटी तमाम हमारे जो यूनियन काउंसिल मेडिकल ऑफिसर हैं जो यूनियन काउंसिल लेवल पे उस जो हमारी कैंपेन है उसको लीड कर रहे होते हैं। सही। सॉरी। तो उसका भी जो प्रोसेस वहाँ पे स्टार्ट है वो लोग उसको तैयार कर रहे हैं। जैसे ही वो तैयार कर लेंगे उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हमें उसके बाद एक डेट दी जाएगी कि उस पर जाके आप उसको चेक करें कि उस यूनियन काउंसिल के माइक्रो प्लान वहाँ पे तैयार हो चुके हैं या नहीं। अच्छा, जिस तरह कुछ लोग होते हैं जब आप एक टीम तश्कील देते हैं घरों में मौजूद नहीं होते या आउट ऑफ सिटी होते हैं, तो देन उस पर भी क्या आपका उसका हमारे पास मैकेनिज्म ये होता है कि हमारी जो टीम कतरे पिलाने के लिए जाती है उसके पास एक प्रॉपर स्टैंडर्ड टैली शीट होती है। ठीक है। वो हर घर में जहाँ पे जाएगी तो वो लेस देन 5 ईयर्स बच्चों का रिकॉर्ड उस टैली शीट के ऊपर लिखती है। ठीक है। इनकेस वो बच्चे मौजूद हैं तो उसके पास वो रिकॉर्ड लिख देती है कि इस घर में 4 बच्चे हैं और चारों को मैंने कतरे पिला दिए हैं। अगर कोई बच्चा सपोज उस टाइम स्कूल गया हुआ है या आउट ऑफ सिटी गया हुआ है या किसी भी वजह से घर पे अवेलेबल नहीं है तो उसी शीट पे रिकॉर्ड के अंदराज के लिए बैक साइड पे एक प्रॉपर पैटर्न दिया होता है कि उस बच्चे का नाम, उसके वालिद का नाम और जहाँ पे वो बच्चा गया हुआ है वो रीजन उस पर लिखती है और उसकी वापसी की तारीख भी लिखती है। अच्छा, इस पे बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, पी मलिक हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए बच्चे अगर 3 माह का बच्चा हो तो खतरे डालने 3 माह बात कर रहा हूँ। क्या पूछ रहे हैं आप? 3 माह की? हेलो जी जी, क्वेश्चन दोबारा करें आप। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। तो 3 माह बात कर रहा हूँ। ये बच्चों को क्या नाम है पोलियो पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? 3 माह के बच्चे हैं, प्लीज बता दें।
3 माह के बच्चे हैं, वो कह रहे हैं पोलियो के कतरे उनको पिलाए जाए या नहीं? पिला दीजिए। सही, तो कोई उसमें नहीं है? नहीं, कोई जब भी मुहिम हो तब मुहिम के अलावा भी आप पिलवा सकते हैं। वैसे भी जो है आप पिलवा सकते हैं। जैसे मैंने बात की कि बच्चे पैदा हो तो आप उनको फौरन पोलियो के कतरे जो है वो पिला सकते हैं। हाँ जी, उसमें ये होता है कि एक बर्थ पे डोज होती है। अच्छा, ठीक है। फिर 6 वीक्स पे होती है, फिर 10 वीक्स पे होती है। इस तरह ये 3 डोजेज हम इसको पिलाते हैं आम रूटीन में भी। कैंपेन में तो हम देते ही देते हैं, आम रूटीन में भी इसको कतरे देते हैं। ठीक है। तो जब जाहिर सी बात है बच्चे जो पैदा को तो फिर हिफाजती टीके जो है उनको ज्यादा जरूरत होती है बच्चों को, तो कि हर चीजों से उनको बचाव उनका किया जा सके। अच्छा, जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि जो लोग अवेलेबल नहीं होते उनके लिए क्या? तो उनका जैसे मैंने बताया उसका प्रॉपर मैकेनिज्म यही होता है कि जो बच्चे उस वक्त घर में मौजूद नहीं होते तो उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन की जाती है कि इस घर नंबर प्रॉपर हमारी टीम जिस घर में भी जाती है चौक के साथ उसकी मार्किंग करती है, हाउस नंबर देती है उसको चौक के साथ उस घर के डोर के ऊपर। फिर एक टेलीशीट उनके पास होती है, उस पर वो सारा रिकॉर्ड उस घर का लिखती है कि उस घर में टोटल कितने सरबराह हैं, उस घर में कितने लोग मौजूद हैं और जिनके 5 साल से कम उम्र बच्चे हैं। और जितने बच्चे अवेलेबल होते हैं उनकी वैक्सीनेशन करके उनका लिख देती है कि यहाँ पे 4 या 5 बच्चे हैं तो उनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है। और जो बच्चे इन केस वहाँ पे मौजूद नहीं है तो उनका रिकॉर्ड उसी शीट की बैक साइड पे वो एंटर कर देती है कि इस घर में ये 2 बच्चे हैं, उनका नाम, उसके वालिद का नाम, एड्रेस जिस जगह के वो बच्चे हैं और जहाँ पे वो गए हुए हैं वो एड्रेस भी उस पर नोट किया जाता है। फिर तो आगे डेट ऑफ रिटर्न भी लिखी जाती है। फिर उसका ये होता है कि अगर टीम हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर देती है 2 बजे तक, उसके बाद सेकंड राउंड वहां पे लगाती है ताकि वो बच्चे जो स्कूल में गए हुए हों या सुबह के टाइम मौजूद नहीं थे उनके पास वो रिकॉर्ड मौजूद होता है, उन स्पेसिफिक घरों को जाके वो दोबारा विजिट करती है उसी दिन, ताकि जो बच्चे अवेलेबल हैं वो कवर हो सके। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो का हिस्सा बने और काफी अवेयरनेस हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाई। कोई मैसेज देना चाहें? बस हमारी तरफ से मैसेज यही है कि जब भी हमारी कैंपेन होती है, जब गवर्नमेंट की तरफ से इतना अच्छा एक इनिशिएटिव है कि लोगों को डोर स्टेप पे एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, तो हमारी टीम्स जब भी कैंपेन के लिए कतरे पिलाने के लिए आती हैं तो उनके साथ ताउन करें और अपने 5 साल से कम उम्र बच्चों को लाजमी पोलियो कतरे पिलाएं, क्योंकि यही एक प्रिवेंशन है और इसी के थ्रू ही हम पाकिस्तान से पोलियो एरेडिकेट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इसमें एक ही चीज ऐड करना चाहूंगा, ना सिर्फ कैंपेन में, कैंपेन के अलावा भी जब कोई आपके घर में पैदाइश हो या आपको पता हो कि किसी बच्चे ने कतरा नहीं पिया, इवन आपके घर में गेस्ट वगैरह भी आते हैं और आप उनसे पूछ लें कि कतरा पिया कि नहीं पिया, हमारी नियर बाय जो भी हेल्थ फैसिलिटी है उस पर जाकर वो बता दें, ना कर सिर्फ हमारे हेल्थ ऑफिस में कॉल कर दें, हम खुद ही टीम भेज के उसको कतरे पिला देंगे। सही, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे खत्म हुआ और हमारा मैसेज भी यही है कि आपकी सेहत जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमने पोलियो से पाक करना है पाकिस्तान को तो लाजमी जो है अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं और इससे फायदा उठाएं। ये गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा इनिशिएटिव है। और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी ने साथ दिया तो सुबह से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।